हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 13 चैप्टर 131 बाथरूम इंटीमेसी। इधर बाथरूम का माहौल काफी गर्म हो चुका था। आकर्ष लगातार अपनी उंगलियों को ऐश के मिड एरिया में एंटर कर तेजी से मूव रहा था, जिससे अपनी सिसकियां को रोक ना पाने के कारण ऐश लगातार करह रही थी। आकर्ष लगातार अपने हाथों की मूवमेंट फास्ट करते हुए ऐश को प्लेजर दे रहा था। ऐश को आकर्ष का ऐसा करना काफी अच्छा लग रहा था, भले ही उसे इसमें दर्द हो रहा था, पर आकर्ष जो उसे प्लेजर दे रहा था, दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं था। आकर्ष द्वारा दिए जा रहे प्लेजर को ऐश काफी अच्छे से एंजॉय कर रही थी। आकर्ष का दूसरा हाथ लगातार ऐश के ब्रेस्ट पर चल रहा था। आकर्ष ऐश के दूसरे ब्रेस्ट को अपने मुंह में भरकर तेजी से शक किए जा रहा था। ऐश प्लेजर से अपने सर को दीवार से टिकाए एंजॉय कर रही थी। आकर्ष द्वारा दिए जा रहे हैं प्लेजर से ऐश कुछ ही देर में अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। उसकी आंखों में अब धीरे धीरे आकर्ष को अपने अंदर महसूस करने में डिजायर साफ दिख रही थी। आकर्ष ऐश की आंखों में देख तिरछा मुस्कुराता है और उसकी कमर को पकड़ उसकी बॉडी को उठा लेता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश चौंक जाती है। आकर्ष ने ऐश को एक खिलौने की गुड़िया के जैसे उठाया हुआ था। आकर्ष के दोनों हाथ उसकी कमर में थे और आकर्ष ने ऐश को दीवार पर टक किया हुआ था। आकर्ष का सर ऐश के मिड एरिया के सामने था। आकर्ष ऐश को देखते हुए अपने चेहरे को ऐश के मिड एरिया की तरफ ले जाने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, ना नहीं प्रोफेसर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। पर आकर्ष उसकी बात को नजरअंदाज कर अपने चेहरे को उसके मिड एरिया में ले जाता है और अपने होठों को उसके मोटे होठों पर रख देता है। आकर्ष के होठों को महसूस कर ऐश की एक तेज सिसकी निकल जाती है। आकर्ष लगातार उसके मिड एरिया को सक किए जा रहा था। ऐश जो कि आकर्ष की ऐसा करने से अभी उभरी भी नहीं थी कि आकर्ष अपनी जीभ को उसके मिड एरिया में एंटर कर देता है। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश की एक तेज चीख निकल जाती है और वह प्लेजर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उससे आकर्ष का ऐसा करना काफी अच्छा लग रहा था। वह अपने हाथों को आकर्ष के सर पर रख उसका दबाव अपने मिड एरिया पर बनाने लगती है। आकर्ष जो कि ऐश को लगातार सक किए रहा था, वो और भी हार्ड और फास्ट शक करने लगता है। ऐश लगातार प्लेजर से मौन कर रही थी। उस बाथरूम में केवल ऐश सिसकने और चीखने की आवाज आ रही थी और आकर्ष की गर्म सांसों की आवाज। काफी देर तक ऐश को शक करने के बाद आकर्ष धीरे से उसे वापस जमीन में लाता है। ऐश के पांव हल्के कांप रहे थे। आकर्ष की नजर जैसे ही अपने मिड एरिया पर जाती है, उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल जाती है और ऐश जो कि अपनी सांसों को काबू कर रही थी, आकर्ष की नजरों का पीछा करती है तो उसके हार्ड मैनहुड को देख उसके गाल लाल हो जाते हैं। आकर्ष काफी हार्ड हो चुका था। आकर्ष ऐश की नजरों को अपने मेनहुड पर देख तिरछी स्माइल लिए ऐश के चेहरे के ऊपर उठा और कहता है, इट्स योर टर्न बेबी, जो प्लेजर मैंने तुम्हें दिया है अब वह तुम मुझे दोगी। इसके साथ ही आकर्ष ऐश के कंधों को नीचे झुकाने लगता है। ऐश जिसकी आंखों में लस्ट भर चुकी थी, वह धीरे धीरे नीचे झुकती है और घुटनों के बल बैठ जाती है। वह अपने कैपते हुए होठों को धीरे धीरे आकर्ष के मेन हुड की ओर ले जाने लगती है। वह अपने हाथ से आकर्ष के थिक और लॉन्ग सॉफ्ट को पकड़ती है। ऐश जैसे ही आकर्ष को टच करती है, उसे उसकी हॉट हार्डनेस अपने हाथों में महसूस होती है। आकर्ष काफी हार्ड हो गया था। ऐश धीरे से उसके टिप को अपने होठों से चूम लेती है। आकर्ष जो कि ऐश के पकड़ने से ही अपनी बॉडी में सेंसेशन महसूस कर रहा था, ऐश के ऐसे किस करने से वह गुर्राते हुए अपनी गर्दन को पीछे कर लेता है। ऐश अपनी शर्म को छोड़ आकर्ष को प्लेजर देने लगती है। ऐश लगातार उसके मेनहुड होता को सक किए जा रही थी। आकर्ष के मुंह से लगातार ऐश के द्वारा दिए जा रहे हैं प्लेजर से आवाज आ रही थी। उस पूरे रूम में आकर्ष के गहरी और ऐश के सकिंग की आवाज आ रही थी। काफी देर तक जब ऐश आकर्ष को प्लेजर देती है तो आकर्ष अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाला था। वह ऐश के बालों को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर उठाता है। आकर्ष के ऐसे करने पर ऐश कंफ्यूजन में उसे देखने लगती है। आकर्ष ऐश को कंधे से पकड़ खड़ा करता है। नाउ रेडी टू फील मी। आकर्ष ऐश को दीवार से सटा उसकी कमर को पकड़ हल्का ऊपर उठाता है। ऐश जल्दी से अपने पैरों को आकर्ष की कमर के चारों तरफ रेप कर लेती है। आकर्ष अपनी मेनहुड को पकड़ ऐश के एंट्रेंस में सेट कर एक जोरदार झटका मारता है, जिससे वह एक ही बार में ऐश के अंदर एंटर कर जाता है। आकर्ष के इतना रफली एंटर होने से ऐश की दिल दहला देने वाली चीख बाथरूम में गूंज जाती है।
क्योंकि सुबह ही आकर्ष में उसके साथ काफी रफ इंटीमेसी की थी और अभी पूरा दिन निकला भी नहीं था कि वापस से आकर्ष उसके साथ वैसे ही रफली एंटर हो रहा था। आकर्ष ऐश की चीख सुन उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करते हुए थ्रस्ट करने लगता है। ऐश जो कि चीखना और चिल्लाना चाहती थी, आकर्ष के किस करने से उसकी चीख उसके मुंह में ही रह जाती है। आकर्ष ऐश को दीवार से होल्ड किए लगातार अपनी कमर को मूव किया जा रहा था। धीरे धीरे आकाश की मूवमेंट हार्ड और फास्ट दोनों हो जाते हैं। वह बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए अपनी मूवमेंट को फास्ट और हार्डर कर देता है। ऐश की बॉडी में बहुत तेज दर्द हो रहा था पर वह इस प्लेजर को एंजॉय भी कर रही थी। आकर्ष करीब 1 घंटे उसके साथ बाथरूम में ही इंटीमेट होता है पर अभी भी आकर्ष का मन नहीं भरा था। वह ऐश की बॉडी से खुद को अलग किए बिना उसे वैसे ही पकड़े हुए बाथरूम से निकल अपने रूम में आता है और ऐश को बिस्तर पर लेटा वापस से इंटीमेट होने लगता है। अब आकर्ष और भी रफली ऐश के अंदर इन और आउट हो रहा था जिससे आकर्ष की हॉट थिक और हार्ड सॉफ्ट ऐश को अपने पेट तक महसूस हो रही थी। वह चिल्लाते हुए कहती है, प्रोफेसर प्लीज थोड़ा धीरे कीजिए, ये काफी डीप है, मुझे दर्द हो रहा है। आकर्ष ऐश की बात सुन उसके कान के पास जा अपनी गहरी आवाज में कहता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब एंजॉय कर रही हो, क्योंकि तुम भले ही कुछ भी बोलो पर सच तो तुम्हारी सॉफ्टनेस ही बोल रही है। ये सब कहते हुए आकर्ष काफी लॉन्ग तरीके से 2-3 बार थ्रस्ट करता है जिससे ऐश अपनी आंखों को दर्द से मींच लेती है। पर आकर्ष ऐश के ऊपर कोई भी दया न दिखाते हुए काफी तेजी से उसके अंदर मूव होने लगता है। उन दोनों के इंटीमेशन को लगभग 2 घंटे बीत चुके थे पर आकर्ष का स्टैमिना कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ऐश में तो बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वह आकर्ष को मन ही मन बहुत कोस रही थी कि यह मॉन्स्टर बिस्तर पर आते ही बिल्कुल जानवर बन जाता है। ऐश की आंखों से लगातार आंसू बहते हुए थे जिससे उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। आकर्ष जो कि बस अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने ही वाला था, वह और भी तेजी से अपनी बॉडी को मूव करने लगता है और 2-3 थ्रस्ट में ही वह खुद को ऐश के अंदर रिलीज कर देता है। ऐश जो कि अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी, उसे अपनी बॉडी के अंदर गर्माहट फील होती है। उसे महसूस हो रहा था कि आकर्ष काफी सारा उसके अंदर रिलीज हो चुका है। आकर्ष ऐश से बिना अलग हुए वैसे ही उसके ऊपर लेट जाता है। ऐश काफी गहरी सांस ले रही थी। वहीं ऐश और आकर्ष दोनों बिल्कुल पसीने से लथपथ हो चुके थे। आकर्ष जो कि काफी सेटिस्फाइड हो गया था, वह प्यार से ऐश के माथे को चूम लेता है और सरगोशी से थैंक यू कहता है। वो ऐश के ऊपर वैसे ही उसको गले लगाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों के ऊपर एक पतली चादर लिपटी हुई थी। ऐश जो कि इतनी हॉट इंटीमेसी के कारण थक चुकी थी, वह थकान के कारण अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी नींद में सो जाती है। चैप्टर 132 रोमांटिक हर्ष जी और उनकी कुर्बत। रात को डिनर का टाइम हो गया था। दादी माँ ऐश और आकर्ष के बारे में पूछती हैं। आकृति जी को एकदम से याद आता है कि जब वह आकर्ष के रूम में गई थी तब वहां का माहौल क्या था। वह समझ चुकी थी कि आज दोनों ही नीचे नहीं आने वाले हैं, इसलिए वह बहाना बनाते हुए कहती हैं, मॉम उन लोग रूम में ही खाना खाएंगे। आकर्ष को बुलाने मैं गई थी, उसने मना कर दिया है। उसने कहा है कि आप लोग खाना खा लो। आकृति जी की बात सुनकर दादी माँ सबको खाना खाने कहती हैं। कुछ ही देर में सभी का डिनर हो गया था। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। किचन में सिर्फ आकृति जी थी। आकृति की जो कि किचन में ऐश और आकर्ष का खाना फ्रिज में रख रही थी। उन्हें लग रहा था कि एक बार वह आकर्ष और ऐश को बुला ही ले, कहीं ऐसा ना हो कि उन लोग बिना खाना खाए ही सो जाएं। आखिर माँ का दिल था, कैसे ना बच्चों के लिए सोचता। आकृति जी थोड़ा घबराते हुए आकर्ष के कमरे की तरफ जाती हैं क्योंकि उन्हें हल्की शर्म आ रही थी, पर वह अपने मन को समझाते हुए धीरे धीरे आकर्ष के केबिन की तरफ चली जाती। वह जैसे ही आकर्ष के रूम की तरफ जाती है तो आकर्ष का रूम वैसे ही लगा हुआ था जैसे कि वह शाम को छोड़कर गई थी। उन्हें हल्का डर भी लग रहा था। आकर्ष के रूम में जाने में वह हल्का झिझकते हुए आकर्ष के रूम का दरवाजा खटखटाती हैं, पर सामने से कोई आवाज नहीं आती। 1-2 बार और खटखटाने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आती तो आकृति जी हल्का दरवाजा खोल झनकर अंदर देखती हैं तो रूम का माहौल बिल्कुल शांत था। रूम का माहौल शांत देख वह थोड़ी रिलैक्स होती हैं और धीरे से दरवाजे के खोल अंदर आती हैं। आकृति जी जैसे ही बिस्तर की तरफ मुड़ती हैं तो वहां का सीन देख उनके कान लाल हो जाते हैं।
उनका पूरा चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। सामने आकर्ष और ऐश बिस्तर पर लेटे हुए थे। ऐश जो कि आंखें बंद करे सो रही थी, वही आकर्ष ऐश के ऊपर पूरी उसकी बॉडी को कवर किए उसके ऊपर सोया हुआ था। उन दोनों के ऊपर एक पतली सी चादर थी जो कि आकर्ष की कमर तक थी, क्योंकि आकर्ष ऐश के ऊपर था। इससे ऐश की एक भी बॉडी आकृति जी को नहीं दिख रही थी। केवल आकर्ष की पीठ ही उन्हें दिख रही थी जिसमें नोचने के निशान थे। उन दोनों को ऐसे देख हड़बड़ाते हुए जल्दी से रूम के बाहर जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उनके रूम में ऐसे जाए। आकृति जी जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। नीचे हर्ष जी जो कि आकृति जी का ही वेट कर रहे थे, आकृति जी को ऐसे जल्दबाजी में नीचे उतरकर आते देख कहते हैं, क्या हुआ आकृति जी, आप इतना जल्दी जल्दी में क्यों नीचे उतर रही है? देखिए संभल कर कहीं गिर ना जाए। आकृति जी हर्ष जी को देखकर आराम से सीढ़ियां उतरने लगती है। हर्ष जी जिनके हाथों में एक फाइल थी, आकृति जी उस फाइल की तरफ देखकर कहती हैं, आप ये कहाँ लेकर जा रहे हैं? सोने का टाइम हो रहा है, क्या अभी भी आपको काम करना है? चलिए इसे रखिए। हर्ष जी आकृति जी को समझाते हुए कहते हैं, अरे मैं काम करने नहीं जा रहा हूँ, यह आज की मीटिंग की इम्पोर्टेंट फाइल थी जो कि मुझसे गलती से चली गई थी, जिसके कारण आकर्ष को कल पूरी रात मेहनत करनी पड़ी। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसे यह वापस कर दूँ। इसमें जो कुछ चेंज हुए हैं या जो आकर्ष ने आज नई फाइल बनाई है, उन दोनों को मैच करके देख लेगा। जैसे ही आकृति जी को उन्हें आकर्ष के रूम का दृश्य याद आ जाता है, वह जल्दी से चिल्लाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे। आकृति जी के ऐसा कहने पर हर्ष जी ना समझी में उन्हें देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? आखिर में आकर्ष के रूम में क्यों नहीं जा सकता? आकृति जी हर्ष जी के हाथों से फाइल लेते हुए कहती है, समय देख रहे हैं आप, बेटे बहू की नई नई शादी हुई है, अब आपका बेटा सिंगल नहीं है जो आधी रात को भी आप उसके रूम में मुंह उठाते हुए चले जाएंगे। हमें उन्हें क्वालिटी टाइम देना चाहिए। हर्ष जी को आकृति जी की बात सही लगती है, इसलिए वह चुपचाप अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। आकृति जी जो अपनी पूरी बॉडी में गर्मी का एहसास हो रहा था, वह जल्दी से किचन में जाती है और ऐश और आकर्ष का खाना फ्रिज में रखकर सीधे अपने रूम में चली जाती हैं। आकृति जी रूम में आकर यहाँ वहाँ टहलने लगती है, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी में काफी हिट महसूस हो रही थी। हर्ष जी जो कि आकृति जी का अजीब बिहेवियर काफी देर से देख रहे थे, वो उठकर उनके तरफ आते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, अपने कंधे पर हाथ देख आकृति जी की पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ जाती है और वह हर्ष जी की तरफ मुड़ती है। हर्ष जी को आज आकृति जी की आंखों में कुछ अलग ही एहसास दिख रहे थे, जिसे वह काफी अच्छी तरीके से वाकिफ थे। हर्ष जी आकृति जी को देखकर हल्का मुस्कुराते हैं। आकृति जी हल्का शर्मा कर अपना सर झुका लेती हैं। हर्ष जी की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है जो कि अंदर से लॉक नहीं था। वह आकृति जी की कमर में चिकोटी काटते हुए सीधे दरवाजे की तरफ जाते हैं और अंदर से लॉक कर देते हैं। जैसे ही आकृति जी दरवाजा लॉक होने की आवाज सुनती है, उनकी बॉडी में कर्क दौड़ जाता है। वह समझ चुकी थी कि आगे क्या होने वाला है। हर्ष जी अपनी आंखों में शरारत लिए आकृति जी की तरफ बढ़ते हैं और उनका हाथ पकड़ सीधे उन्हें बालकनी की तरफ ले जाते हैं। बालकनी में ठंडी हवाएं चल रही थी। आकृति जी उन हवाओं को अपने शरीर में महसूस कर काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। हर्ष जी आकृति जी के पीछे खड़े हो उनकी कमर में हाथ डालकर खुद से उन्हें चिपका लेते हैं। हर्ष जी की करीबी को महसूस कर आकृति जी अपने सर को उनके सीने पर रख लेती हैं। दोनों काफी देर तक उसे खुशनुमा माहौल को महसूस कर रहे थे कि हर्ष जी के हाथ धीरे धीरे आकृति जी की बॉडी पर चलने लगते हैं, जिसे महसूस कर आकृति जी की सिसकी निकल जाती है। आकृति जी की इन सिसकियां को सुन हर्ष जी उनके हाथ को समझ उनका हाथ पकड़ते हैं और सीधे रूम में ले आते हैं। कुछ ही देर में उस रूम की लाइट बंद हो जाती है और माहौल बिल्कुल गर्म हो गया था। उसे रूम से लगातार गर्म गहरी सांसों और सिसकियां की आवाज आ रही थी। भले ही शादी के आज इतने साल हो चुके थे, पर हर्ष जी का प्यार आकृति जी के लिए कम नहीं हुआ था। आज भी वह पहले के जैसे जवान और रोमांटिक थे। दोनों ही अपनी प्यार की सागर में एक दूसरे का साथ पाकर डूबते ही चले जा रहे थे। करीब 2 घंटे बाद हर्ष जी के सीने में आकृति जी अपना सर रखे सुकून से सो रही थी। उन दोनों की बॉडी पर चादर थी, दोनों ने ही अपने कपड़े नहीं पहने हुए थे।
हर्ष जी जो कि फैन की ओर देख रहे थे, वह आकृति जी को इतना सुकून से सोता देख उसके माथे पर किस कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पकड़ नींद के आगोश में चले जाते हैं। सुबह का समय। सुबह से दादी माँ देख रही थी कि आकृति जी का चेहरा कुछ ज्यादा ही आज खिला खिला है, उनके चेहरे से चमक जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बीच अनीशा जी ने उन्हें कई बार छेड़ा भी था, क्योंकि उन्होंने आकृति जी के गले में लव बाइट्स के निशान देखे थे। अनीशा जी और आकृति जी दोनों देवरानी जेठानी से ज्यादा एक दूसरे की सहेलियां थी और अनीशा जी काफी अच्छी तरीके से जानती थी कि उनके जेठ जी कितने रोमांटिक हैं। भले ही दोनों अपने बुढ़ापे के करीब थे, लेकिन दोनों ने ही अपने अपने पार्टनर की बेचैनियां और रोमांटिक हरकतें महसूस की थी। आकृति जी को ऐसा शर्माते देख अनीशा जी को जवानी के दिन याद आ जाते हैं कि वह पहले भी ऐसे ही शर्माया करती थी जब हर्ष जी उनके करीब आया करते थे। दादी माँ अनीशा जी को चिल्लाते हुए कहती है, क्या बहू तुम दोनों की खुसुर पुसुर ऐसे ही लगी रहेगी कि तुम लोग हमें खाना भी खिलाओगे। दादी माँ की बात सुन आकृति जी वहीं से चिल्लाते हुए कहती है, जी मैं बस लगा ही रहे हैं। यहाँ हमारे लव बर्ड्स के रूम में एक अलग ही माहौल था। आकर्ष लगातार ऐश की गर्दन पर छोटी छोटी किस करे जा रहा था। वह काफी देर से उठ चुका था, पर ऐश को इतनी गहरी नींद में सोता देख उसे उसकी नींद खराब करना अच्छा नहीं लगा, पर वह ऐश को ऐसे अपने इतने करीब महसूस कर अपनी बॉडी को हार्ड होता हुआ फील कर रहा था। ऐश जो कि एक अच्छी और लंबी नींद लेकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपनी बॉडी के ऊपर भार महसूस होता है। वह जैसे ही नीचे देखती है तो आकर्ष उसके ऊपर लेटा हुआ उसके गले पर किस कर रहा था। उसके हाथ ऐश की ब्रेस्ट को सहला रहे थे। ऐश को अपनी बॉडी में बहुत थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि रात भर आकर्ष उसकी बॉडी के ऊपर सो रहा था। वह आकर्ष के हाथ को अपने सीने से हटाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, अभी तक मन नहीं भरा है क्या आपका। आकाश ऐश के लिप्स पर बेबी किस करते हुए कहता है, मेरा मन तुमसे कभी नहीं भर सकता। मैं जब भी तुम्हारे करीब जाता हूं मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम पहली बार ही एक दूसरे के ऐसे करीब आए हैं। आकर्ष के ऐसे बोलने से ऐश के गाल लाल हो जाते हैं और वह हल्का शर्माते हुए आकर्ष के कंधे पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, बस भी करिए, चलिए उठिए मेरे ऊपर से, हमें नीचे भी जाना है। कल शाम से मैं नीचे नहीं गई हूं, पता नहीं घर वाले क्या सोच रहे होंगे। कुछ नहीं सोच रहे होंगे ऐश बेटा, है क्योंकि आपकी सासू माँ ने पहले ही सबको कुछ ना कुछ बहाने देकर रखा है। अब आपको कौन समझाए कि आप जब यहाँ अपने पति के साथ ही कर रही थी तब आपकी सास में पहले ही आपको देख लिया है और आपका मोह मोह हो चुका है। ऐश की बात सुन आकर्ष नामे सिर हिलाते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, जब तक तुम मुझे गुड मॉर्निंग की नहीं दोगी तब तक मैं नहीं उठने वाला। आकर्ष कैसे बच्चों वाली बात सुनकर ऐश अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहती है कि शायद आप भूल रहे हैं प्रोफेसर कि आप मेरे प्रोफेसर हैं और मैं एक बच्ची हूं, पर मैं आपसे ऐसी जिद नहीं करती जैसी आप कर रहे हैं। ऐश की बात सुन आकर्ष उसके ब्रेस्ट को दबाते हुए कहता है, तुम एक बच्ची नहीं हो, तुम्हें तो मैंने एक औरत बना दिया है। और रही बात बच्ची की, तो कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बच्ची को तुम्हारे टमी में डालकर तुम्हें माँ भी बना दूंगा। आकर्ष की ऐसी बेशर्मी भरी बात सुन है उसे खुद से ऊपर से धक्का देती है और चादर से खुद को कवर कर लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ चली जाती है। ऐश चादर को वहीं दरवाजे की तरफ फेंक आकर्ष को एक तिरछी नजर से देख अंदर चली जाती है। ऐश को अपनी बॉडी काफी चिपचिपी महसूस हो रही थी। आकर्ष ऐश के ऐसे बोल्ड मूव को देखा है, वो स्मिर्क करते हुए ऐश के पीछे पीछे बाथरूम में चला जाता है। चैप्टर 133 क्रिश अनोखी के कमरे में रोमांस। यहाँ लूथरा हाउस में कुछ अलग ही सीन चल रहा था। क्रिश जो कि आज अनोखी से मिला नहीं था, वो चोरी से अनोखी के कमरे में आता है। आज क्रिश करीब रात के 1 बजे अपने हॉस्पिटल के काम को पूरा करके चोरी चुपके अनोखी के रूम में आता है। अनोखी जो कि सुकून से सो रही थी, क्रिश की नज़र जैसे ही अनोखी के मासूम चेहरे पर जाती है उसकी थकान एकदम से गायब हो जाती है। वह अपनी टाई को ढीला कर कोट को निकालकर साइड में सोफे पर रख देता है और धीरे धीरे अपनी शर्ट की बटन खोल उसे उतार देता है। क्रिश सीधे बाथरूम में जाता है और कुछ ही देर में फ्रेश होकर अपनी कमर में टॉवल लपेट बाथरूम से बाहर आता है। ये सब क्रिश बहुत ही आराम से कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि अनोखी की नींद खुले। फ्रेश होकर क्रिश को अब काफी अच्छा लग रहा था।
आज का दिन उसका काफी थका देने वाला था, जिस कारण से वह अनोखी से बात भी नहीं कर पाया था, पर उसे अनोखी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वह चोरी चुपके अनोखी से मिलने चला आया। उसने पहले ही सोच लिया था कि आज की रात वह अनोखी के साथ ही बिताएगा। कृष अनोखी के बेड के पास जाता है और अपनी कमर में लिपटे हुए टॉवल को निकाल अनोखी के कंबल में घुस जाता है। कृष ने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। अब ये कृष की बेशर्मी कहे या उसकी आदत, जिससे अभी अनोखी अनजान थी। वह वैसे ही नेकेड अनोखी के बाजू में लेट जाता है, अनोखी जो कि करवट बदल कर सो रही थी। कृष उसके नजदीक जा चेहरे को देखने लगता है। अनोखी के चेहरे को देखते देखते उसकी नज़र अनोखी के सीने की तरफ जाती है, जो कि उसके नाइट सूट से काफी विजिबल हो रहे थे। आज अनोखी ने सेटन का नाइट सूट पहना था, जो कि सीने से काफी डीप था। अनोखी के ऐसे करवट लेकर सोने से उसके उभार ऊपर की ओर उठ गए थे, जिससे वह क्लियरली नजर आ रहे थे। अनोखी को ऐसा देखा कृष अपने थूक को निगलता है। उसे अपनी बॉडी धीरे धीरे हार्ड महसूस हो रही थी। एकदम से अनोखी खिसकते हुए कृष की तरफ आ जाती है और उसका पैर सीधे कृष के मैननहुड के ऊपर जाता है। कृष जो कि अनोखी को देखने में खोया हुआ था, अनोखी के पैरों को अपने मनहुड में महसूस कर उसकी सांस ही रुक जाती है। हालांकि उसे एकदम से अनोखी के पैर रखने से हल्का दर्द भी हुआ था, पर वह दर्द अनोखी के ऐसे टच करने से सेंसेशन में बदल गया था। कृष अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पंखे की तरफ देख रहा था। अनोखी जो कि आराम से सोई हुई थी, उसे अपने पैर में हल्की चुभन का एहसास होता है। उस चुभन को महसूस कर वह नींद में ही अपने पैर को हटा लेती है। अनोखी के पैर को अपने मैनहुड से हटा देख कृष गहरी सांस भरता है। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अपनी आदत अनुसार क्यों अपने सारे कपड़े रिमूव कर दिए। अभी कृष ने राहत की सांस ली ही थी कि अनोखी का घूमता हुआ हाथ सीधे उसके मिड एरिया में पड़ता है। कृष जो कि अभी रिलीफ ही महसूस कर रहा था। अपने मिड एरिया पर पड़े थप्पड़ के कारण उसकी हल्की चीख निकल जाती है। वह अपने हाथ को अपने मुंह में रखकर अपनी चीख को रोकता है। कृष अपनी खतरनाक बीवी को देखता है, जो कि पता नहीं कहां से उसके पार्ट पर हमले कर रही थी। वह मन में कहता है, बीवी तुम ये हमलों को रोको, वरना हमारी आने वाली जनरेशन तुम्हारे इन वार से ही रुक जाएगी। इसी से हमारा भविष्य तय होगा और तुम इस पर लगातार हमला किया जा रही हो। क्या तुम्हें सच में मां बनने की कोई इच्छा नहीं है? अभी कृष ये सब सोच ही रहा था कि अनोखी की पकड़ उसके मैनहुड पर कस जाती है। अनोखी की पकड़ अपनी मेनहुड पर महसूस कर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनोखी की तरफ देखता है, जो कि अपने होठों पर जीभ फेर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। कृष जो कि अनोखी की बुदबुदाहट ठीक से सुन नहीं पा रहा था, वह हल्का सा अनोखी के मुंह के पास जाकर अपने कान को वहां करीब करता है। अनोखी बुदबुदा आते हुए कह रही थी, ये मेरा लॉलीपॉप है, इसे मैं खाऊंगी। अनोखी की बात सुन कृष अपनी आंखों को और बढ़ाकर हैरानी से अपनी बीवी को देखता है, जो कि उसके पार्ट को एक लॉलीपॉप समझ रही थी। अनोखी उस पर अपनी पकड़ और कसते हुए उसे अपनी तरफ खींच रही थी। कृष जो कि अनोखी की इतनी तेज पकड़ से दर्द से बिलबिला गया था। वह तुरंत अनोखी के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। कृष के ऐसा करते ही अनोखी अपनी पकड़ और कस लेती है। कृष अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे अनोखी की पकड़ से अपने पार्ट को रिमूव करवाता है। बड़ी मशक्कत के बाद अनोखी उसके पार्ट को छोड़ती है। कृष अनोखी के छोड़ते ही काफी रिलीफ महसूस कर रहा था। वह तुरंत अनोखी से दूर खिसक जाता है और अपने पार्ट को अपने हाथों से हल्का हल्का रब करने लगता है। उसे अपने पार्ट में दर्द हो रहा था। वह गुस्से में अनोखी की तरफ देखता है और कहता है, ये लड़की सच में चाहती ही नहीं है कि हम भविष्य में अपनी शादी को अच्छे से एंजॉय करें। क्या हालत कर दी है उसने मेरे छोटू की, कितना दर्द कर रहा है। ये कहते हुए कृष चादर को हल्का उठा अपने पार्ट को देखता है, जो कि बहुत हार्ड हो चुका था। अपने पार्ट की हार्डनेस को देख कृष ना समझी में अनोखी की तरफ देखता है। तब उसे समझ आता है कि उसका ये पार्ट अनोखी के टच के कारण ही इतना हार्ड हुआ है। वह नामे है सर हिला कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसके नजदीक नहीं जाऊंगा। सोते हुए इतने हमले कर दिए हैं, अभी अगर मैंने उसे नींद से जगा दिया तो खा जाएगी मुझे। अभी कृष ये सब सोच ही रहा था कि अनोखी जो कि नींद में थी, वह अपनी चादर को अपने शरीर से अलग कर देती है। कृष जैसे ही अनोखी की तरफ देखता है तो उसकी सेक्सी बॉडी को देख मदहोश हो जाता है। अनोखी जिसने सैटर्न का वन पीस पहना हुआ था, वह उसकी थाई से खिसक कर और ऊपर आ गया था, जिससे अनोखी की हल्की हल्की अंडरगारमेंट्स दिख रही थी।
अनोखी की अपर बॉडी तो पहले ही विजिबल हो रही थी, पर उसको ऐसे ऊपर से नीचे तक इतने हॉट एंड सेडिक्टिव पोज में देख क्रिश की सांसें भारी होने लगी थी। वह अपनी भारी सांसों से लगातार अनोखी की दूध जैसी सफेद चमकती हुई बॉडी को देख कुछ ज्यादा ही हार्ड हो जाता है। वह ना चाहते हुए भी अनोखी के करीब खिसकता जा रहा था। अनोखी जैसे ही क्रिश की तरफ पीठ करती है तो अनोखी की बैक साइड क्रिश को काफी अच्छे से विजुअल होने लगती है। अब तो क्रिश का अनोखी से दूर रहना नामुमकिन ही हो गया था। वह जल्दी से अनोखी की तरफ जाता है और उसे पीछे से हग कर लेता है। अनोखी जिसकी नाइटी काफी ऊपर आ गई थी और क्रिश जिसने कुछ नहीं पहना था, दोनों की स्किन एक दूसरे से टच हो रही थी। अनोखी की गर्म स्किन अपनी ठंडी स्किन में महसूस कर क्रिश और भी एक्साइटेड हो जाता है। वह धीरे धीरे अनोखी के बैक साइड को सहलाने लगता है। क्रिश का दूसरा हाथ अनोखी के कमर के नीचे जा रहा था। क्रिश उसके कमर के नीचे हाथ डाल हल्का सा उसे मोड़ता है, जिससे अनोखी सीधी लेट जाती है। क्रिश अपनी बॉडी को हल्का सा मूव कर अनोखी के ऊपर बिना वजन डाले उसके ऊपर आ जाता है और अपने होठों को उसके सीने में ले जा छोटी छोटी किस करने लगता है। अनोखी जो कि आराम से सो रही थी, अपनी बॉडी पर हल्का भार महसूस कर और अपने सेंसिटिव पार्ट्स में किसी की गर्म सांस को महसूस कर उसकी बॉडी में सेंसेशन दौड़ जाती है। वह नींद में ही क्रिश को इमेजिन कर उसके सर को पकड़ अपने सीने पर दबाव बनाने लगती है। क्रिश जो कि अनोखी को किस कर रहा था, अनोखी के ऐसे दबाव बनाने पर और भी भूखे भेड़िए के जैसे उसके सीने को चूमने लगता है। वह अपने हाथ से अनोखी के नाइटवियर को हल्का सा नीचे कर उसके ब्रेस्ट को कपड़ों से आजाद करता है और एक को मुंह में ले शक करने लगता है। क्रिश काफी तेजी से अनोखी के ब्रेस्ट को शक कर रहा था, जिससे अब अनोखी को अपने सीने में हल्का दर्द का एहसास होता है। अनोखी जो कि इससे सपना समझ रही थी, वह अपनी नींद से भरी आंखों को हल्का हल्का खोलती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसकी बॉडी के ऊपर है और उसके ब्रेस्ट को मसलते हुए शक किया जा रहा है। वह एकदम से अपनी पूरी आंखों को खोल अपने ऊपर लेटे इंसान को जोर से धक्का देती है। क्रिश जो कि काफी बह चुका था, अनोखी के ऐसा दूर करने से उसके दांत अनोखी के ब्रेस्ट पर कस जाते हैं। अनोखी जिसने क्रिश को इतना तेज धक्का दिया था, क्रिश के दांत अपने ब्रेस्ट पर महसूस कर अनोखी की दर्द से चीख निकल जाती है। क्रिश अनोखी को ना समझी में देखने लगता है। अनोखी जल्दी से चादर से अपना सीना कवर करती और साइड में देखती है तो क्रिश उसे कंफ्यूजन में देख रहा था। क्रिश को अपने बाजू में देख अनोखी राहत की सांस लेती है और फिर गुस्से से उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है, ये क्या हरकत है, इतनी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? जब रूम में आए थे तो बता नहीं सकते थे? मुझे लगा पता नहीं कौन मेरे साथ यह सब कर रहा है। अनोखी के ऐसा कहने पर क्रिश उसे घूरते हुए कहता है, रियली तुम्हें अब महसूस हुआ कि कोई तुम्हारे साथ कुछ कर रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तुम ही प्लेजर से मेरे सर का दबाव अपने सीने पर बना रही थी, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम उठ चुकी हो, खुद एंजॉय कर रही थी और मुझे ब्लेम कर रही हूँ। क्रिश के ऐसा कहने पर अनोखी गुस्से में चिढ़ जाती, हालांकि क्रिश की बात सुन उसके गाल लाल हो गए थे। चैप्टर 134 रोमांस मॉर्निंग किस। क्रिश गुस्से से अनोखी को घूरते हुए कहता है, अब बताओगी भी कि नहीं कि जब तुम्हारी नींद लगी थी तो तुम मेरे सर में दबाव क्यों बना रही थी? क्रिश के ऐसा कहने पर अनोखी हल्का शर्माते हुए कहती है, वह नींद में, मैं सपने में। अनोखी यह कह ही रही थी कि क्रिश फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, जल्दी बताओ यार, ये में क्या लगा रखा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्रिश की ऐसी बात सुन अनोखी झल्लाते हुए कहती है, वह नींद में मुझे लग रहा था कि यह सब मेरे साथ सपने में हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे क्या पता था कि यह सब रियलिटी में हो रहा है। अनोखी की पूरी बात सुन क्रिश अपनी आईब्रो रेज करते हुए अनोखी को टीज करते हुए कहता है, अच्छा मतलब तुम सोते हुए ऐसे सपने देखती हो? हाँ। क्रिश के ऐसे कहने से अनोखी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह क्रिश को देखते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सपने में ये सब चीज नहीं देखती, लेकिन ऐसा सेंसेशन मेरी बॉडी में हो रहा था। मैं सो रही हूं तो मुझे यही लगेगा ना कि यह सब मैं सपने में फील कर रही हूं, ना कि यह सब मेरे साथ रियल में हो रहा है। क्रिश अनोखी को और टीज करते हुए कहता है, कोई बात नहीं बीवी, अब तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी सपने में ये सब सोच रही थी, अब हम हकीकत में ये सब कर लेते हैं। इसके साथ ही क्रिश अनोखी का हाथ पकड़ता है, जिससे अनोखी बेड पर ही लेट जाती है। क्रिश जल्दी से उसके ऊपर आ जाता है।
अनोखी को क्रिश की स्किन अपने बॉडी पर महसूस हो जाती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह क्रिश की तरफ देखती है जो कि तिरछी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा है। क्रिश की ऐसी मुस्कान देख अनोखी हकलाते हुए कहती है, क्या तुमने अंदर कुछ नहीं पहना है? अनोखी की बात सुन क्रिश जोर से हंसते हुए ना में गर्दन हिला देता है। क्रिश के ऐसा करने से अनोखी के गाल लाल हो जाते हैं क्योंकि उसके मिड एरिया पर क्रिश के पार्ट की छुअन महसूस हो रही थी। उसे अपने सॉफ्टनेस पर क्रिश की हार्डनेस का टच महसूस हो रहा था जिससे उसकी पूरी बॉडी में सिहरन दौड़ जाती है। क्रिश जो कि अपनी हार्डनेस में अनोखी की सॉफ्टनेस को महसूस कर चुका था, वह अनोखी पर लीन होते हुए बिना किसी वार्निंग के अनोखी के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है और किस करने लगता है। अनोखी जो कि अभी वह सब सोच ही रही थी कि क्रिश के होठों का स्पर्श अपने होठों पर महसूस कर वह क्रिश की किस में खोने लगती है। क्रिश काफी गहराई से अनोखी को किस किया जा रहा था। धीरे धीरे अनोखी भी उसकी किस को फील करते हुए उसका साथ देने लगती है। क्रिश हल्का सा अपना हाथ वापस से अनोखी के ब्रेस्ट पर ले जाकर उसके ब्रेस्ट को कपड़ों के ऊपर से ही सहलाने लगता है। अनोखी क्रिश के ऐसे टच करने से अपने पैरों को बेडशीट पर ही रगड़ने लगती है। क्रिश अपने हाथ से अनोखी की नाइट ड्रेस के स्ट्रैप को नीचे कर देता है जिससे उसकी ड्रेस सीने से ढीली हो जाती है। क्रिश जल्दी से अपने हाथों में उसके पीठ जैसे ब्रेस्ट को पकड़ लेता है। अनोखी के ब्रेस्ट काफी सेडिक्टिव थे जो कि क्रिश को हमेशा उसका दीवाना बना देते थे। क्रिश अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ब्रेस्ट को पकड़े मसल रहा था जिससे एक्साइटेड होकर अनोखी अपनी कमर को हल्का उठा लेती है। उसके साथ ही अनोखी के ब्रेस्ट भी हल्का उठ जाते हैं। क्रिश अनोखी को किस करना बंद कर उसके एक बेस्ट को जल्दी से अपने मुंह में लेकर शक करने लगता है। अनोखी क्रिश के ऐसा करने से मौन करने लगती है। क्रिश अनोखी के चेहरे को लगातार देखते हुए उसके ब्रेस्ट को शक किया जा रहा था एवं दूसरे ब्रेस्ट को सहला रहा था। धीरे धीरे क्रिश अपने हाथ को अनोखी के निचले एरिया की तरफ ले जाने लगता है और उसकी सॉफ्टनेस को उसके अंडरगारमेंट्स के ऊपर से ही सहलाने लगता है। अपने निचले एरिया में क्रिश के हाथ को महसूस कर अनोखी की एक जोरदार सिसकी निकल जाती है। अनोखी को ऐसे प्लेजर से मौन करते सुन क्रिश और भी एग्रेसिव होकर अपने हाथों की मूवमेंट बढ़ाते हुए तेजी से शक करने लगता है। क्रिश जो कि खुद भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वह अपने हाथ को उसके अंडरगारमेंट में ले जाए एक झटके में उसे फाड़ देता है क्योंकि वह पतले कपड़े की बनी थी तो आसानी से फट गई। क्रिश की इतनी एग्रेसिवनेस को देख अनोखी और भी खुद को एक साइड महसूस कर रही थी। क्रिश ज्यादा देरी न करते हुए अपनी हार्डनेस को अनोखी की सॉफ्टनेस में फिर आते हुए एकदम से जोरदार थ्रस्ट करता है। क्रिश के ऐसे एकदम से थ्रस्ट करने से अनोखी को क्रिश की हॉटनेस अपने अंदर महसूस होती है। क्रिश ने इतनी तेजी से थ्रस्ट किया था कि एक ही बार में वह अनोखी के अंदर एंटर हो गया था। अनोखी जो कि दर्द के मारे अपनी आंखें मीचे हुई थी, क्रिश उसकी आंखों को चूमते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करने लगता है। पहले क्रिश धीरे धीरे थ्रस्ट कर रहा था पर समय के साथ क्रिश की थ्रस्ट और तेज होने लगती है। वह अनोखी के दोनों पैरों को अपनी कमर में रेप करता है और अनोखी के सीने को शक करते हुए तेजी से थ्रस्ट करने लगता है। अब अनोखी अपने मुंह में हाथ रख अपनी सिसकियां को रोक रही थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी इतनी वाइल्ड सिसकियां कोई सुन ले। भले ही वह रूम में थी पर उसे डर लग रहा था मॉम डैड में से कोई उसकी इन सिसकियां को सुन लेगा। क्रिश जो कि लगातार थ्रस्ट कर रहा था, अनोखी को अपनी सिसकियां को रोकते देख वह अपने हाथ को ले जा उसके हाथ पर रख उसके मुंह से अलग कर देता है। क्रिश के ऐसा करने से अनोखी कुछ बोलने ही वाली थी कि क्रिश एक जोरदार थ्रस्ट करता है जिससे अनोखी की एक चीख निकल जाती है। क्रिश की हार्डनेस उसे अपने पेट तक महसूस हो रही थी। वह क्रिश को गुस्से में घूरने लगती है तो क्रिश तिरछी स्माइल ले उसके नजदीक जा कहता है, खबरदार, जो तुमने अपनी सिसकियां को रोका तो मैं इन्हें सुनना चाहता। जब तुम प्लेजर से मेरा नाम लोगी आखिर में भी तो जानू कि मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं प्लेजर को तुम कितना एंजॉय करती हो। तुम्हारी इन सिसकियों को सुनकर मैं कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम मेरे इस वाइल्ड प्लेजर को काफी एंजॉय करती हो। अनोखी जो कि क्रिश को गुस्से में देख रही थी, क्रिश के ऐसे बोलने से उसके गाल लाल हो जाते हैं। क्रिश जो भी कुछ बोल रहा था वह वाकई में सच था। क्रिश और अनोखी जब जब इंटीमेट हुए हैं, क्रिश के वाइल्ड इंटीमेशन को ही अनोखी काफी एंजॉय करती है। वह चाहती ही नहीं कि क्रिश उसके साथ सॉफ्ट रहे, भले ही उसे इंटीमेशन के दौरान दर्द होता है पर उसकी हर एक हार्ड और फास्ट थ्रस्ट से वह खुद को बहुत रिलैक्स महसूस करती थी। क्रिश काफी हार्ड और फास्ट अनोखी के अंदर मूव कर रहा था, दोनों ही पसीने से लगभग भीग चुके थे।
अनोखी जो कि अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाली थी, वह क्रिश का नाम लेते हुए सिसकती है और कहती है, प्लीज क्रिश अब रुकना नहीं, मैं अपनी क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाली हूं। क्रिश अनोखी की बात सुन और भी तेजी से उसके अंदर मूव होने लगता है। कुछ ही समय में अनोखी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है और वह क्रिश को रोकने के लिए कहती है। क्रिश अनोखी की बात सुन उसके ब्रेस्ट पर काटते हुए कहता है, तुम तो अपने मुकाम पर पहुंच गई, लेकिन मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूं। बीवी, तो जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा। इसके साथ वह और तेजी से अनोखी के अंदर मूव होने लगता है। अनोखी इतनी हॉट इंटीमेसी के कारण काफी थक चुकी थी, पर क्रिश था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब आधे घंटे तक क्रिश अनोखी के अंदर खुद को मूव कर रहा था। अनोखी की चीखें अभी बंद नहीं हुई थी। अनोखी के आंखों के किनारे से हल्के आंसू निकलने लगे थे। अनोखी जो कि थोड़ा रिलैक्स करने ही वाली थी कि क्रिश अपनी मूवमेंट और तेज कर लेता है। अनोखी समझ गई थी कि क्रिश अपने रिलीज के नजदीक है। 4 से 5 थ्रस्ट के बाद क्रिश अनोखी के अंदर रिलीज हो जाता है। अनोखी को अपने अंदर गर्माहट महसूस होती है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वह क्रिश को गुस्से से घूरते हुए कहती है, क्या तुमने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है? क्रिश अनोखी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता और उसके ऊपर लेट जाता है। वह अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहा था। अभी तक क्रिश अनोखी के अंदर से खुद को निकाला नहीं था। अनोखी को क्रिश के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था, पर थकान ज्यादा होने के कारण वह कुछ नहीं कहती और धीरे धीरे नींद की आगोश में चली जाती है। क्रिश जो कि अनोखी की गर्म सांसों को सुनता है तो वह अपना सर उठा उसकी तरफ देखता है। उसकी प्यारी बीवी थकान के कारण सो गई थी। क्रिश अभी भी अनोखी के अंदर था। उसका मन अनोखी के अंदर से बाहर आने का बिल्कुल नहीं था, पर वह बाहर आता है। कृष्ण अनोखी की बॉडी से उठकर सीधे बाथरूम में जाता है और एक टॉवल लेकर आता है। कृष्ण टॉवल की हेल्प से अनोखी के थाई एरिया को क्लीन करता है। अनोखी को अच्छे से क्लीन करने के बाद कृष्ण बाथरूम में जाकर शावर लेता है। शावर लेकर कृष्ण बाथरूम से अनोखी को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह के करीब 5 बजे कृष्ण की नींद खुलती है। कृष्ण जैसे ही नीचे देखता है तो अनोखी खरगोश के जैसे उससे चिपक कर सो रही थी। क्रिश उसके होठों में एक लॉन्ग पैशनेट किस करके उससे अच्छे से कवर कर सुला देता है और खुद बेड से उठ सकता है और अपने कपड़े चेंज कर अनोखी के माथे को चूमकर बाहर निकल जाता है। चैप्टर 135 लीप। कुछ महीनों बाद ऐश बहुत धीरे धीरे चलते हुए टेबल के पास आ रही थी, जिसे दादी माँ ऑब्जर्व कर रही थी। ऐश को ऐसे आराम से चलते देख वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है। सभी डाइनिंग एरिया में बैठकर अपना नाश्ता कर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ऐश और आकर्ष कॉलेज चले जाते हैं। समय ऐसे ही धीरे धीरे बीत रहा था। इन बीते महीना में कुछ बदला नहीं था, तो वो थी हमारी ऐश और आकर्ष की जोड़ी और इनका प्यार समय के साथ और बढ़ता ही जा रहा था। अनोखी जो कभी क्रिश से इतना चिढ़ती थी, झगड़ती थी, अब उनके केस में उल्टा हो गया था। अब अनोखी हद से ज्यादा क्रिश से प्यार करने लगी थी और वही क्रिश अपने काम के चक्कर में अनोखी को टाइम नहीं दे पा रहा था, जिससे उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत खट्टा पट्टी बनी रहती थी। क्रिश अनोखी को ज्यादा टाइम ना देने के चक्कर में कई बार अनोखी के गुस्से का शिकार भी हुआ था। पर जब क्रिश अपने हॉस्पिटल से समय निकलता था तो अनोखी को मनाने के साथ साथ वह उसे इतना परेशान करता था कि अनोखी 3 से 4 दिन तक अपने दर्द में ही रही आती थी। या ये कहा जा सकता है कि क्रिश पूरे हफ्ते भर का कोटा एक दिन में ही पूरा कर लेता था। अभी तक अनोखी ने ऐश को अपने और क्रिश के बारे में नहीं बताया था। वह बस चाहती थी कि एक बार क्रिश उसकी फैमिली से बात कर ले, तभी वो लोग अपने रिश्ते के बारे में सबको बताएं। कॉलेज में आस्था लगातार आकर्ष को अपनी तरफ अप्रोच करने की कोशिश में लगी रहती थी, पर आकर्ष उसे ज्यादा भाव नहीं देता था। ठीक वैसा ही हाल मानस का था। जब से आकर्ष ने ऐश को अस्पताल में पनिश किया था, तब से ऐश बहुत ही ज्यादा साइलेंट हो गई थी। मानस को लेकर वह अक्सर उसे अवॉइड कर दिया करती थी, जिससे मानस काफी चिढ़ने लगा था। कहाँ वह सोच रहा था कि ऐश के साथ धीरे धीरे अपनी करीबियों को बढ़ा ऐश को अपने प्यार का एहसास करा देगा। वहीं सोनिया इन सब से बहुत खुश थी, क्योंकि ऐश खुद ही उसके रास्ते से धीरे धीरे हट रही थी। अब हाल ऐसा था कि सोनिया के बहकावे में मानस धीरे धीरे आने लगा था। सोनिया ने ऐश के लिए मानस के मन में इतनी नेगेटिव बातें भर दी थी, जिससे अब मानस गलत तरीकों से ऐश को पाना चाहता था। पर सोनिया यह नहीं जानती थी कि वही ये सब करके मानस को ऐश से दूर नहीं कर रही है, बल्कि उसके लिए उसका जुनून और बढ़ा रही है।
जिस लड़की ने ऐश की जान बचाई थी वह अभी भी कोमा से बाहर नहीं आई थी। ऐश हर हफ्ते उससे मिलने जाया करती थी। जब आदित्य जी और सुमन जी को इस बारे में पता चला था कि वह लड़की हुवाहू ऐश जैसी दिखती है तो वह लोग उससे मिलने हॉस्पिटल भी आए थे। दादी माँ तो ऐश की हम शक्ल देखकर चौंक गई थी। वह कभी ऐश को देखती तो कभी उस लड़की को। ऐश के साथ कई बार सुमन जी उस लड़की से मिलने आए। ना जाने क्यों उन्हें ऐसा लगता था कि हो ना हो इस लड़की से उनका कोई पुराना रिश्ता है। वही उसकी हालत देख ऐश को काफी गिल्टी फील हो रहा था कि उसकी एक गलती के कारण आज किसी की जिंदगी इस तरह नीरस और बेजान है। वही राजपूत महल में माहौल बहुत ही भयानक हो चुका था। रेयांश जो कि अपनी बेबी डॉल को ढूंढने की हर कोशिश कर चुका था पर हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लग रही थी, जिसका शिकार अब उसके घर के सदस्य हो रहे थे। उसने दादाजी से टोटली बात बंद कर दी थी और वह लगातार ड्रिंक करने लगा था। दादाजी इन सब से परेशान थे पर वह अपनी बात से हटना नहीं चाहते थे। आखिर उन्होंने एक लड़की को अपनी जबान दी थी। रेयांश ये तो समझ चुका था कि दादाजी उसे उसकी बेबी डॉल के पास तो जाने नहीं देंगे, इसलिए उसने दूसरा रास्ता अपनाया और अपने कुछ पर्सनल डिटेक्टिव दादाजी और घर के कुछ नौकरों के पीछे लगाए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जिस दिन उसकी बेबी डॉल घर के बाहर गई। उसने तो कोई मौका नहीं छोड़ा था उसको अपने पिंजरे में कैद करने का, पर उसका जुनून इस हद तक बढ़ गया था कि अब उसने सोच लिया था कि एक बार जो उसकी बेबी डॉल उसके हाथ में आए तो वह उसे अपने पिंजरे में कैद करके रख लेगा। ऐसी ही सभी की लाइफ खट्टी मीठी बीत रही थी पर कोई था जिसकी लाइफ बहुत दर्द भरी गुजर रही थी। वो थी संजय की सेक्रेटरी रोशनी, जो अपने गरीब परिवार की देखभाल के लिए संजय की कंपनी में जॉब करने आई थी, पर उसने वहां अपना सब कुछ लुटा दिया था, अपनी वर्जिनिटी, अपना मान सम्मान। संजय उस दिन बाद आए दिन उसके साथ इंटीमेट होता था। पता नहीं संजय के दिमाग में अपनी सेक्रेटरी के लिए क्या जुनून सवार हो गया था कि वह उससे दूर ही नहीं हो पा रहा था। अक्सर संजय के केस में ऐसा होता था कि वह जिस लड़की के साथ एक बार रात गुजार ले तो दोबारा उसके साथ कभी इंटीमेट नहीं हुआ करता था। आए दिन उसके लिए नई लड़कियों का आना कोई मामूली बात थी। उसके बिस्तर पर हर दिन एक नया चेहरा रहता था, पर जिस दिन से उसने रोशनी के साथ वह सब किया है उसके बाद उसने रोशनी को कई बार नेग्लेक्ट करने की कोशिश की, पर रोशनी की खूबसूरती और उसकी बॉडी की बनावट उसे मजबूर कर देती थी रोशनी के करीब आने से। इन बीते महीना में रोशनी की लाइफ में बहुत कुछ बदल चुका था। वह अपने घर से दूर एक फ्लैट में रह रही थी जो कि संजय ने ही उससे दिया था। संजय का जब मन करता वह रोशनी के फ्लैट में आता और उसके साथ संबंध बनाता। रोशनी को खुद से नफरत होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक सामान बन चुकी है जिसका संजय उपभोग करता है, क्योंकि संजय बिना किसी रिश्ते के उसके साथ इंटीमेट होता था। कई बार उसे ख्याल आया कि वह अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, पर अपने घर वालों का सोचकर उसने ये कदम आगे नहीं बढ़ाया। उसने ये भी सोचा कि वह संजय की नौकरी छोड़ देगी, पर संजय ने उसके घर वालों को मारने की धमकी दी जिससे वह ये भी नहीं कर पाए। कुल मिलाकर संजय रोशनी को खुद से दूर करना ही नहीं चाहता था। संजय की जो दीवानगी ऐश के लिए थी वह अब कम होकर धीरे धीरे रोशनी के लिए बढ़ रही थी। रोशनी संजय को समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ वह संजय से नफरत भी करती थी, पर दूसरी तरफ जब संजय उसके करीब आता था तो वह उसे मना भी नहीं कर पा रही थी। कुछ ऐसा जादू दोनों की लाइफ में था कि दोनों एक दूसरे से अलग तो होना चाहते थे पर अलग होने पर दूर नहीं रह पाते थे। ऐसे ही सबकी लाइफ के 4 महीने बीत जाते हैं, क्योंकि ऐश लोगों का ये फर्स्ट सेमेस्टर था। उनके एग्जाम जल्दी आने वाले थे जिसके कारण ऐश और अनोखी दोनों ही परेशान थी। अब परेशान होगी क्यों नहीं भाई, जब पढ़ाई करनी चाहिए थी तब दोनों ही रोमांस में बिजी थी। आकर्ष ने भी सख्त हिदायत दे दी थी ऐश को कि वह सिर्फ अपनी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगी, और इस बीच आकर्ष ऐश के करीब नहीं आया था। कुछ ऐसा ही हल कृष का भी था। ऐश्वर्या अनोखी दोनों ही अपने दुख को एक दूसरे से बांट नहीं सकती थी। हालांकि ऐश तो ये सब बोल सकती थी पर वह अपनी पर्सनल बातें अनोखी से शेयर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप पढ़ाई में मग्न हो गई। पर उसे ताज्जुब हो रहा था कि उसकी जो फ्रेंड कभी जो पढ़ाई नहीं करती थी, इस साल उसका मन इतना पढ़ने में कैसे लगा था, क्योंकि भैया कृष भाई ने कहा था यदि उसके इस बार परसेंट अच्छे आए तो वह उसे कहीं बाहर घुमाने लेकर जाएगा। इस समय ऐश और अनोखी गार्डन एरिया में अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रही थी। ऐश जो कि पढ़ पढ़ कर काफी बोर हो गई थी, उसकी नज़र जैसे ही अनोखी के ऊपर जाती है वह एकटक अनोखी को देखने लगती है, जो कि पढ़ने में इतनी मग्न थी कि उससे आसपास क्या हो रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। अनोखी को ऐसा पढ़ता देख ऐश अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहती है,
एग्जाम्स के लिए मेरा पढ़ना समझ में आता है क्योंकि मुझे फोर्स किया गया है, पर तू इतना मन लगाकर क्यों पढ़ गई रही है, आखिर कारण क्या है? अनोखी जो कि पढ़ने में मगन थी, ऐश की बात सुन वह ना समझी मैं उसकी तरफ देखती है और कहती है कुछ कहा तूने? ऐश वापस से अपनी बात रिपीट करते हुए कहती है पहले तो तू कभी इतना नहीं पढ़ती थी, इस बार तुझे हो क्या गया है इतना? तो मुझे लगता है तूने बोर्ड एग्जाम में भी नहीं पढ़ाई की होगी जितना तू सेमेस्टर में कर रही है, रीजन क्या है इसका? ऐश के ऐसे पूछने पर अनोखी शकपकाते हुए कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, वह तू इतना पढ़ने में बिजी है तो मैंने सोचा कि मैं भी पढ़ लेती हूँ, अब हम दोनों बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड है, तू जो करेगी मैं वही करूँगी ना, और यदि मैं पढ़ाई नहीं की और तू पास हो गई और मैं फेल हो गई तो हम दोनों अलग हो जाएंगे ना, इसलिए मैं भी मेहनत कर रही हूँ। ऐश अनोखी की बात को सुन बिल्कुल भी पचा नहीं पा रही थी, इसलिए वह डाउटफुल नजरों से उसे देखते हुए कहती है पक्का यही कारण है कि बात कुछ और है? अनोखी ऐश की ऐसी नजरों को देख हड़बड़ाते हुए कहती है अरे पक्का यही बात है, तू मुझे ऐसी शक की नजरों से क्यों देख रही है? वैसे भी मैं पढ़ पढ़ कर बोर हो चुकी हूँ, चलना कैंटीन में कुछ खाकर आते हैं, थोड़ा मन भी फ्रेश हो जाएगा और पेट की पूजा भी हो जाएगी। ऐश जिसे सच में भूख लगी थी अनोखी की बात सुन वह हाँ में सर हिलाती है, दोनों अपनी बुक्स को अपने बैग में रख कैंटीन एरिया की तरफ चले जाते हैं। अभी दोनों सहेलियां कैंटीन की तरफ जा रही थी कि सामने से आ रहे एक शख्स से वह टकरा जाती है। ऐश जैसे ही ऊपर देखती है सामने वाले शख्स को देख वह चौंक जाती है। चैप्टर 136 ऐश की नाराजगी। ऐश और अनोखी कैंटीन की ओर जा रही थी। ऐश जो कि अनोखी से बात करने में लगी हुई थी सामने से आ रहे शख्स को नहीं देख पाए और वह उससे टकरा जाती है, जिससे उसके हाथ में पकड़ी हुई कुछ बुक्स जो कि उसके बैग में नहीं आई थी वह वहीं गिर जाती है। ऐश नीचे झुककर अपनी बुक्स उठाने लगती है तो सामने से कोई उसकी बुक्स उठाकर उसे दत्ते हुए कहता देखकर चलना कब सीखेगी आप मिसेस रॉय। ऐश जैसे ही बुक लेने के लिए अपना सिर उठाती है तो सामने वाले शख्स को देख वह चौंक जाती है। सामने कोई और नहीं आकर्ष था जो कि एक हफ्ते बाद कॉलेज आया था। करीब एक हफ्ते से आकर्ष अपनी कंपनी के काम से इतना बिजी था कि वह ऐश को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। इस दौरान वह कॉलेज भी नहीं आया था। जब ऐश कॉलेज से घर जाती तो आकर्ष उसे घर में नहीं मिलता। ऐश आकर्ष का वेट करते करते सो जाती। आकर्ष ओएफसी काम फिनिश कर आधी रात करीब ऐश के सोने के बाद ही घर आता और जब ऐश की सुबह नींद खुलती तो आकर्ष उसे सोता हुआ दिखता। वह जानती थी कि आकर्ष इस समय काफी बिजी है और काफी थका हुआ भी रहता है, इसलिए वह उसे डिस्टर्ब ना कर और खुद रेडी होकर कॉलेज आ जाती। करीब एक हफ्ते से यही चल रहा था जिससे दोनों का ऐसे आमना सामना नहीं हुआ था। अपने सामने आकर्ष को देख ऐश बहुत खुश होती है। अनोखी जो कि ऐश के बाजू से ही खड़ी थी, ऐश की खुशी देख वह मुस्कुराने लगती है। उसे अपने और क्रिश की मुलाकात याद आने लगती है। उसकी लाइफ में भी अभी यही चल रहा था। शादी को ओपन न करने के कारण वह क्रिश के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी और क्रिश भी अपने हॉस्पिटल के काम में ज्यादा बिजी रहता था। दोनों को एग्जाम का प्रेशर था जिस कारण दोनों ही अपने अपने पतियों को टाइम नहीं दे पा रही थी। आकर्ष सारी बुक उठाकर ऐश के हाथों में रख देता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश आईब्रो रेज करते हुए कहती है प्रोफेसर आप ये बुक्स मुझे क्यों दे रहे हैं? आपको लगता नहीं कि आपकी बीवी इतनी सारी बुक्स उठाकर जा रही है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। और मैं जानबूझकर आपसे नहीं टकराई थी, वह आप थे जिसने मुझे नहीं देखा। ये सब ऐश मुंह बनाते हुए कह रही थी। अनोखी जो कि ऐश को ऐसे मुंह बनाते हुए देख रही थी उसकी हंसी निकल जाती है। आकर्ष ऐश को ऐसा करता देख अपनी आंखें छोटी कर लेता है और कहता है ऐश्वर्या शायद आप भूल रही हैं कि इस समय हम कॉलेज में हैं, यहाँ आप और मैं एक स्टूडेंट और प्रोफेसर है और यदि मैं आपकी हेल्प करने लगा तो सारे कॉलेज को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। ऐश आकर्ष की बात सुन चिढ़ गई थी। आखिर वह भी तो चाहती थी कि उसका पति उसे अटेंशन दे। ऊपर से आकर्ष करीब एक हफ्ते बाद ऐसे उसके सामने आया था और वह यहाँ उसे प्यार दिखाने की बजाय अपनी प्रोफेसर गिरी झाड़ रहा था। वह गुस्से से आकर्ष के हाथों में पूरी बुक्स पका देती है और ऐश अनोखी का हाथ पकड़ आगे बढ़ जाती है। आकर्ष अपने हाथ में पकड़े हुए बुक को एक नज़र देखता है, फिर अपनी नासमझ बीवी को देखता है जो कि एटीट्यूड में वहां से कैंटीन की ओर निकल गई थी। आकर्ष नामे है सर हिला बुक्स को लेकर अपने केबिन की ओर चला जाता है।
आस्था, जो कि वही पिलर के पास छुपी हुई थी, वह काफी देर से आकर्ष का पीछा कर रही थी। उसने आकर्ष को पार्किंग एरिया से आते हुए देख लिया। वह आकर्ष के पीछे पीछे उससे बात करने के लिए आ रही थी, पर जैसे ही वह देखती है कि ऐश और अनोखी आ रहे हैं तो वहीं वह पिलर के पीछे छुप जाती है। उसे उनकी बातें ज्यादा तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर कुछ बातें उसने सुनी थी। ऐश का ऐसे आकर्ष से खुल करके उसके ऊपर हक जताना परेशान रहा था। आखिर आकर्ष उसे क्यों भाव नहीं देता, और यह कल की आई लड़की को वह इतना पैम्पर करता था। ऐश भी आकर्ष पर पूरा अधिकार जमाती थी। वह अपने हाथों की मुठ्ठियां कसे उन्हें देख रही थी, तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है। आस्था जैसे ही मुड़कर देखती है तो अपने पीछे खड़े इंसान को देख वो जल्दी से आजू बाजू देख उसका हाथ पकड़ एक कमरे में लेकर जाती है। कमरे में पहुंचकर आस्था उस इंसान पर चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? वहां सबके सामने तुम मेरे पास क्या कर रहे थे? कहां पर थे तुम? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें उसके आसपास रहना है, फिर भी तुम मेरी बात मानने की जगह अपनी मन की करना चाहते हो। आखिर तुम उसे अपना बनाना चाहते हो कि नहीं, या उसे कोई और लेकर चला जाएगा और तुम देखते रह जाओगे? आस्था की बात सुनकर उस इंसान की हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है। वो आंखों में गुस्सा लिए आस्था को घूरने लगता है। आस्था उसकी घूरती हुई नजरों को अपने ऊपर महसूस कर चीरते हुए कहती है, गुस्सा तुम मुझे दिखाना बंद करो और ठंडे दिमाग से सोचो कि आगे हमें क्या करना है। यहाँ दूसरे तरफ ऐश आकर्ष को कोसते हुए अपना बर्गर खा रही थी। अनोखी, जो उसके बाजू में बैठी थी, वह ऐश को लगातार घूर रही थी, क्योंकि ऐश ने अभी अपने मुंह में लिया हुआ बर्गर ठीक से चबाया भी नहीं था कि वह दोबारा बर्गर की बाइट लेकर उसे बिना चबाए गुस्से में बुदबुदाते आते हुए खाते जा रही थी। अनोखी उसे ऐसे बच्चों के जैसे खाते देख उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुम कैसे बिहेव कर रही हो? देखा तुमने, सारा बर्गर नीचे गिरा दिया है और सॉस जो कि तुम्हारे कपड़ों पर गिर गया है। अनोखी की बात सुनकर जैसे ही यश नीचे देखती है तो उसकी बाइक शर्ट पर सॉस का रेड निशान था। अपनी व्हाइट सी टी शर्ट पर ऐसा निशान देख यश बर्गर को प्लेट में रखती है और वैसे ही गंदे हाथों से उस निशान को पोंछने लगती है। अनोखी जल्दी से उसके हाथ पकड़ कर लेती है, तुम सच में एक बच्ची हो। तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता तुम्हारी शादी हो चुकी है। देख रही हो तुम्हारे दोनों हाथ गंदे हैं और तुम इस गंदे हाथों से अपनी टी शर्ट को छू रही हो। एक निशान मिटाने के लिए दो और नए निशान दे दोगी? चलो बाथरूम में वहां जाकर साफ कर लेना। ऐश अनोखी की बात सुनकर अपने मुंह में लिया बर्गर निगलती और कहती है, यहाँ हमने खाना ऑर्डर किया, हम दोनों उठकर चले जाएंगे तो बेटर सारा खान डस्टबिन में फेंक देगा। एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं जल्दी से वॉशरूम से यह साफ करके आती हूँ। ऐश की बात सुनकर अनोखी हाँ में सर हिलाती है। ऐश टिश्यू पेपर से अपने हाथ पोंछते हुए लेडीज वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। ऐश को जाता देख अनोखी धीरे धीरे अपनी फ्रेंच फ्राइज खाने लगती है। ऐश अभी गैलरी से लेडीज वॉशरूम जा ही रही थी कि कोई उसका हाथ पकड़ता है और एक कमरे में खींच लेता है। किसी के ऐसे खींचे जाने पर ऐश घबराते हुए जैसे ही ऊपर देखती है तो उसकी नजरें अपने हॉट प्रोफेसर से मिलती हैं, जो कि अपनी इंटेंस नजरों से उसे ही घूर रहा था। आकर्ष को अपने सामने देख वह मुंह बनाते हुए कहती है, मिल गया अब आपको टाइम। मुझे तो लगा कि आप भूल ही चुके हैं कि आपकी एक बीवी भी है जो आपके साथ आपके रूम में रहती है। आकर्ष ऐश की कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपक लेता और उसके बनते बिगड़ते चेहरे को देखकर अपनी मैग्नेटिक आवाज कहता है, ओ मेरी बीवी इतनी शिकायत कर रही है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी गुस्सा हो, वरना मैं रात को जब आता था तो तुम्हें जगाकर तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देता और तुम्हें इतना थका देता कि तुम दिन भर मेरे बारे में ही सोचती और शिकायतें करना भूल जाती। आकर्ष के ऐसा बोलने से ऐश के गाल लाल हो जाते हैं। आकर्ष, जो कि लगातार ऐश के चेहरे को देख रहा था, उसके लाल गालों को देख उसके दिल के अरमान जागने लगते हैं। आखिर आकर्ष इतने दिनों से ऐश से दूर जो था, आज बड़ी मुश्किल से उसने टाइम निकाला था, क्योंकि वह ऐश के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। पर हमारी ऐश मैडम तो अपने पति से ही गुस्सा होकर मुंह फेर कर चली गई। आकर्ष ऐश को देखते हुए धीरे धीरे उसके और नजदीक आने लगता है। ऐश, जो कि आकर्ष को देख रही थी, धीरे धीरे आकर्ष के ऐसे करीब आने से उसके अंदर एहसास जागने लगते हैं। आखिर दोनों ही एक दूसरे से इतने दिनों तक दूर थे। आकर्ष ऐश के बिल्कुल करीब पहुंच अपने होठों को ऐश के होठों से जोड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। ऐश के होठों को अपने होठों में भरकर आकर्ष किस किया जा रहा था। ऐश आकर्ष की करीबी से बेहकती जा रही थी।
वह भी आकर्ष के बालों में हाथ फेरते हुए उसकी किस को रिस्पांस देने लगती है। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे। आकर्ष लगातार ऐश को चूमते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को कपड़े के ऊपर से ही ऐश की पूरी बॉडी पर फिर आने लगता है। आकर्ष के हाथ ऐश के सीने के ऊपर आ जाते हैं और वह उन्हें ऊपर से ही सहलाने लगता है। ऐश आकर्ष के हर टच से सहर रही थी। दोनों अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, पर कोई था जो उन्हें अपनी आग उगल रही आंखों से देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। उसने ये सोचा नहीं था कि प्रोफेसर और ऐश दोनों के बीच में ऐसा कोई संबंध होगा। चैप्टर 137 ऐश के सेडेक्टिव मौन। आकर्ष बेतहाशा ऐश के होठों का रस पिए जा रहा था। उसके हाथ लगातार ऐश की बॉडी पर चल रहे थे। उस रूम की एक खिड़की खुली हुई थी जहां पर एक शख्स खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां बंधी बनी हुई थी। आकर्ष लगातार ऐश की बॉडी को सहलाए जा रहा था, जिससे ऐश की तेज सिसकियां निकल रही थी। ऐश की सिसकियां इतनी तेज थी कि वह सामने खड़े शख्स के कानों तक पहुंच रही थी। उन सिसकियों को सुन उसकी आंखें आग उगल रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। हाथों की मुट्ठियां इतनी कसी हुई थी कि उसकी नसें विजिबल हो रही थी। ऐश आकर्ष को बैक किस कर रही थी। आकर्ष ऐश के सामने कुछ इस तरह खड़ा था कि आकर्ष की पूरी बॉडी से ऐश की बॉडी ढकी हुई थी। जो शख्स खिड़की के पास खड़ा था अब उससे उनकी करीबी सहन नहीं हो रही थी, तो वह गुस्से में वहां से चला जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज उसे ये सब देखने को मिलेगा। आकर्ष ऐश को किस करते हुए वहीं लगी बेंच पर टिका देता। आकर्ष जैसे ही आगे बढ़ने वाला था, ऐश उसके सीने पर हाथ रखती है। ऐश के ऐसा करने पर आकर्ष उसके होठों को छोड़ उसे कंफ्यूजन में देखने लगता है। ऐश अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए अटक के कहती है, प्रोफेसर हम कॉलेज में हैं, हम अभी यह सब यहाँ नहीं कर सकते हैं। ऐश की बात सुन आकर्ष उसे इंटेंस नजरों से देख रहा था। उससे अब बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह अभी इसी वक्त ऐश को पा लेना चाहता था। वह पूरे रूम को एक बार देखता है जहां पर कुछ सामान रखा हुआ था। ये रूम एक स्टोर रूम जैसा था। आकर्ष की नज़र उस रूम की खिड़की पर जाती है जो कि खुली हुई थी। आकर्ष ऐश को वहीं छोड़ तुरंत उस खिड़की के पास जाता है और उसे लॉक कर देता है। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश उसे कंफ्यूजन में देखने लगती है। कहाँ उसने आकर्ष को रोकने के लिए कहा था और उसका पति यहीं पर सब करने की तैयारी में था। आकर्ष खिड़की बंद करने के बाद दरवाजे के पास जाता है और उसे अंदर से लॉक कर देता है। अब पूरा रूम बंद हो चुका था। आकर्ष अपनी टाई को ढीला करते हुए ऐश के पास आता है। आकर्ष को ऐसा देख ऐश अपना अपना थूक निगलती है। उसे अब आकर्ष से हल्का डर लग रहा था। एक तो ये जगह, ऊपर से आकर्ष का डेंजरस ऑरा उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में आकर्ष ने अपने बॉडी पर पहनी हुई शर्ट अलग कर दी। आकर्ष को ऐसे हाफ नेकेड देख ऐश गहरी सांस लेने लगी थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था उससे वह बहुत अच्छे से वाकिफ थी। आकर्ष ऐश के नजदीक आ धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगता है। ऐश आकर्ष के ऐसे झुकने से ऐश अपनी जगह से हल्का खिसकने लगती है। कुछ ही देर में आकर्ष ऐश के ऊपर पूरा लीन हो गया था। ऐश इस समय डेस्क पर लेटी हुई थी। आकर्ष ऐश के ऊपर लेटे हुए उसके होठों से अपने होंठ जोड़ लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। उसका एक हाथ ऐश की शर्ट के अंदर जा उसके ब्रा के ऊपर से ही उसके ब्रेस्ट को सहला रहे थे। आकर्ष काफी गहराई से ऐश को चूम रहा था। ऐश भी उसका बराबर साथ दे रही थी। आकर्ष दूसरे हाथ से ऐश की कमर में हाथ डाल हल्का सा उसे उठाता है और अपने दूसरे हाथ से ऐश की ब्रा को पीछे से खोल देता है। अपने सीने को लूज होता हुआ महसूस कर ऐश को समझ आ गया था कि आकर्ष अब उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। आकर्ष ऐश की टी शर्ट को ऊपर कर इतने दिनों बाद ऐश के पीठ जैसे उभार को देखता है और उसके होठों से अलग हो अपने होठों पर जीभ फेरता है। ऐश उसके ऐसा करने से हल्का शर्माने लगी थी। आकर्ष ऐश को देखते हुए उसके एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में ले शक करने लगता है और दूसरे को अपने हाथों से सहलाने लगता है। आकर्ष के ऐसे करने पर ऐश काफी सैडिक्टिव तरीके से मौन कर रही थी, जिससे आकर्ष और भी एक्साइटेड हो रहा था। दूसरी तरफ अनोखी, जो कि ऐश का वेट कर रही थी, काफी देर तक ऐश के न आने पर वह उसे कॉल करती है। ऐश की कॉल में लगातार रिंग जा रही थी पर वह कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अनोखी दोबारा उसे कॉल करती है। यहाँ आकर्ष ने ऐश की हालत खस्ता कर दी थी। पूरे रूम का माहौल काफी गर्म हो चुका था। ऐश जिसका मोबाइल उसके जीन्स की पॉकेट में बज रहा था, एक बार बजकर बंद हो चुका था।
आकर्ष उसे कॉल उठाने का मौका ही नहीं दे रहा था। ऐश का मोबाइल जैसे ही दूसरी बार बजता है, आकर्ष इरिटेट होकर ऐश के ऊपर से हल्का उठता है और अपने हाथ को ऐश की पॉकेट में ले जा उसका मोबाइल निकलता है। आकर्ष देखता है कि अनोखी का कॉल आ रहा है। अनोखी के कॉल को देख वह गहरी सांस लेता है। कॉल रिसीव कर उसे लाउडस्पीकर में डाल ऐश को बोलने का कहता है। वह जो कि गहरी सांस ले रही थी, वह अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए अपनी कपती हुई आवाज में कहती है, हाँ अनोखी बोलो। अनोखी ऐश पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम टी शर्ट साफ करने गई थी ना, अपनी वही होकर रह गई, जल्दी आओ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ऐश आकर्ष की तरफ देखती है। आकर्ष ऐश को ना का इशारा करता है। आकर्ष की ना देख ऐश को एक शर्त सूझती है और वह अनोखी को कहती है, बस 5 मिनट में आ ही रही हूँ। ऐश के ऐसा कहने से आकर्ष को गुस्सा आ जाता है और जिस हाथ से उसने ऐश के ब्रेस्ट को पकड़ा हुआ था वह उसे जोर से दबा देता। ऐश की चीख निकल जाती है। अनोखी जो कि अभी दूसरी तरफ कॉल में थी, ऐश की चीख सुनकर वह जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या हुआ तुझे, तू ठीक है ना, मैं आऊं वहां पर। ऐश जो कि गुस्से से आकर्ष को देख रही थी, आकर्ष उसके गुस्से को इग्नोर कर वापस से उसके उभार को अपने मुंह में लेकर शक करने लगता है। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश की सिसकी निकल जाती है। अनोखी जो कि आगे कुछ कहने ही वाली थी, ऐश की ऐसी मौन को सुन उसे सारा मामला कुछ जाना पहचाना लगता है। वह समझ गई थी कि ऐश अभी किसके साथ है, इसलिए वह बात को आगे ना बढ़ाते हुए ऐश से कहती है, आज तुम अपना काम आराम से करके आओ, मैंने खाना खा लिया है, मैं अब घर जा रही हूँ, तुम अपने पति के साथ घर आ जाना। अनोखी की बात सुन ऐश उसे कुछ कहने वाली थी कि आकर्ष जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देता है और अनोखी के कॉल का जवाब देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो अनोखी, मैं उसे घर अच्छे से पहुंचा दूंगा। आकर्ष के ऐसा कहने से ऐश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अनोखी आकर्ष की आवाज सुन हल्का मुस्कुराती है और ओके जीजू बोल कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने पर आकर्ष ऐश के मोबाइल को उसके हाथ से लेकर साइड में रख देता है और अपना हाथ ऐश के मुंह से हटाता है। आकर्ष के ऐसा करते ही ऐश चिल्लाते हुए कहती है, आप पागल हो गए हैं क्या, वह क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। आकर्ष ऐश के ब्रेस्ट को अपने मुंह से निकाल उसके लिप्स पर बेबी किस करते हुए कहता है, कुछ नहीं सोच रही होगी, वह बस खुश होगी कि उसकी फ्रेंड उसे जल्दी मासी बनाने की तैयारी में है और अपने पति के साथ मजे कर रही है और वह बहुत समझदार है, इसलिए वह उसने घर जाने का रास्ता चुना, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। अपने लिए बेवकूफ सुन ऐश चिढ़ जाती है और आकर्ष के कंधे पर मारती है। आकर्ष ऐश की ऐसी हालत देख मुस्कुराने लगता है और वापस से उसके होठों को अपने होठों में रख देता और उसे किस करने लगता है। आकर्ष के ऐसे डिपली किस करने से ऐश भी खोने लगती है और वह उसे किस बैक करने लगती है। दोनों एक दूसरे को गहराई से चूम रहे थे। आकर्ष के हाथ ऐश की पूरी बॉडी को सहला रहे थे। अनोखी कैंटीन से निकलने के बाद अपनी कार के पास जाती है। अनोखी जैसे ही कार में बैठने वाली थी, उसके मोबाइल में मैसेज टोन बजती है। वह मोबाइल निकाल मैसेज देखती है तो क्रिश का मैसेज आया हुआ था। क्रिश का मैसेज देख अनोखी खुश हो जाती है। वह उसका मैसेज डिलीट करती है तो उसमें कुछ पिक्चर्स थी। अनोखी ना समझी मैं उन पिक्चर्स को ओपन करती है तो उसमें मोना और क्रिश की पिक्चर थी, जिसमें मोना क्रिश के ऊपर लेटी हुई थी और उसके गले को चूम रही थी। ऐसी 2-3 और पिक्चर्स थी जिसमें दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। क्रिश का क्लियर चेहरा नहीं दिख रहा था पर अनोखी उसके साइड फीचर्स से पहचान सकती थी कि वह क्रिश है। उस पिक्चर को देख अनोखी की मुठियां कस जाती हैं। वह गुस्से में अपने मोबाइल को बैक सीट में फेंक तुरंत अपनी कार घुमा क्रिश के अस्पताल की ओर निकल जाती है। चैप्टर 138 ऐश और आकर्ष का रोमांस। आकर्ष ऐश को किस करते हुए धीरे धीरे ऐश के सारे कपड़ों को निकाल देता है और उसने खुद के भी कपड़े निकाल दिए थे। ऐश शर्म के मारे लाल हुई जा रही थी, उसकी बॉडी में सिहरन दौड़ रही थी। आगे क्या होने वाला है पर वो इस जगह पर कंफर्टेबल नहीं थे, उसे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। आकर्ष था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कई बार आकर्ष को रोकने की कोशिश की और आकर्ष जैसे कि आज रुकना ही नहीं चाहता हो। आकर्ष अपने हार्ड मेनहुड को ऐश की सॉफ्टनेस में धीरे धीरे एंटर कर रहा था। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश मौन करते हुए सिसकने लग रही थी। ऐश की ऐसी मौन को सुन आकर्ष उसे और परेशान करते हुए धीरे धीरे अपनी कमर को मूव करने लगता है। आकर्ष ऐश को बहुत सॉफ्टली थरस्ट कर रहा था। आज आकर्ष के प्यार में बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं था। इस चीज को महसूस कर ऐश भी आकर्ष को अपने अंदर महसूस कर मौन करने लगती है।
अभी वह दोनों अपने प्यार के दरिया में खोई ही थे कि आकर्ष का कॉल बजने लगता है। आकर्ष उस कॉल को इग्नोर कर थरस्ट किया जा रहा था। वह लगातार ऐश के प्लेजर भरे एक्सप्रेशन को देख रहा था कि इतने में ही दोबारा उसका कॉल बजता है। आकर्ष फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐश की बॉडी से खुद को रिमूव कर अपनी पेंट से अपना मोबाइल निकालता है तो उसमें उसके डैड का कॉल आ रहा था। अपनी डैड के कॉल को देख आकर्ष गहरी सांस लेता है। उसकी अभी भी सांस बनी हुई थी। आकर्ष कॉल रिसीव करता है। सामने से हर्ष जी उसे जल्द से जल्द ऑफिस आने के लिए बोल रहे थे। आकर्ष एक नज़र ऐश को देखता है जो कि वह अपने इतने क्रूशियल मोमेंट को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हर्ष जी से 1 घंटे बाद आने के लिए कहता है। हर्ष जी आकर्ष की बात सुन हाँ करके कॉल कट कर देते हैं। आकर्ष जल्दी मोबाइल को टेबल के पास फेंक ऐश के ऊपर तेजी से खुद को ऐश के अंदर एंटर कर देता है। आकर्ष जो कि अभी स्वीट आराम से लव मेकिंग कर रहा था, अचानक से आकर्ष के अंदर आए बदलाव को देख ऐश न समझी मैं उसे देखने लगती है। आकर्ष उसके लिप्स पर बेबी किस करते हुए कहता है, सॉरी बेबी, मैं चाहता था कि मैं आज तुम्हारे साथ सॉफ्ट रहूं पर अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसे हमें जल्दी फिनिश करना होगा। इसके साथ ही वह अपनी कमर को तेजी से मूव करते हुए ऐश के अंदर थरस्ट करने लगता है। ऐश की चीख पूरे रूम में गूंज रही थी। करीब आधे घंटे में आकर्ष ने कई पोजीशन में किया। ऐश जो कि आकर्ष के ऊपर लेटी हुई थी अपनी तेज चलती सांसों को रोकने के लिए आकर्ष ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी थी। दोनों ही अपनी शॉर्ट लव मेकिंग से सेटिस्फाइड हो गए थे। हालांकि आकर्ष का मन अभी भी नहीं भरा था पर उसे ऑफिस जाना था। वह ऐश के कंधे पर टैप कर उसे कपड़े पहनने बोलता है। ऐश आकर्ष ऊपर से उठकर अपने कपड़े पहनने लगती है। आकर्ष एक नज़र ऐश को ऊपर से नीचे तक देखता है। जब उसे लगता है कि ऐश बाहर जाने लायक है तो वह उसे रूम के बाहर भेज देता है। ऐश के निकलने के 10 मिनट बाद आकर्ष भी निकल जाता है। ऐश आकर्ष का पार्किंग एरिया में वेट कर रही थी। आकर्ष और ऐश दोनों कार में बैठकर राय विला जाते हैं। आकर्ष ऐश को वहां ड्रॉप कर सीधे कंपनी निकल जाता है। यहाँ रोशनी के अपार्टमेंट में संजय आया हुआ था। अभी संजय ने अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में लगाई थी कि गाने की आवाज सुन उसके कदम उस तरफ चले जाते हैं। रोशनी का अपार्टमेंट काफी अच्छी सोसाइटी में था। वहां पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर था। संजय जैसे ही उस मंदिर के करीब पहुंचता है तो मैरून कलर के फ्रॉक ड्रेस में अपने बालों की लंबी चोटी की हुई है दुपट्टे को अपनी कंधे से ले जाते हुए कमर में बंधी हुई रोशनी डांस कर रही थी। उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे। संजय ने पहली बार रोशनी को ऐसे देखा था। ऐसा नहीं था कि वह पहली बार उसके अपार्टमेंट आया हूं पर आज उसने रोशनी का एक नया रूप ही देखा था। रोशनी गाने में अच्छा डांस कर रही थी। ओ रे पिया हाय ओ रे पिया, ओ रे पिया हाय ओ रे पिया, ओ रे पिया हाय ओ रे पिया। उड़ने लगा क्यों मन बावला रे, आया कहाँ से ये हौसला रे। ओ रे पिया हाय। ताना बाना बुनती हवा हाय बुनती हवा। बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ हाय, साजिश में शामिल सारा जहां है। रोशनी जो कि अपनी लाइफ को उस गाने के जरिए जी रही थी, उसकी आंखों में हल्के आंसू भरे हुए थे। उसके हर एक बोल उसके दर्द को बयां कर रहे थे। वह लगातार उस गाने को फील करते हुए डांस किया जा रही थी। हर जर्रे जर्रे की ये इल्तिजा है, ओ रे पिया हाय ओ रे पिया हाय ओ रे पिया। नी रे 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 ग ग ग म म म प प म ग रे सा रे सा ग ग रे म म ग प प म ध ध प नी सा प प सा म प ध नी रे नी सा। नजरे बोले दुनिया बोले दिल की ज़बां हाय दिल की ज़बां, इश्क मांगे इश्क चाहे कोई तूफान हाय, चलना आहिस्ते इश्क नया है पहला ये वादा हमने किया है। ओ रे पिया हाय ओ रे पिया हाय ओ रे पिया, पिया रे पिया। रोशनी अपने हाथ और पैरों की मदद से उस गाने को जीवंत रूप में परिवर्तित कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी से पसीना बहना रोकने जैसे कि वह इस गाने के जरिए सभी को अपना दुख बताना चाहती हूँ। नंगे पैरों पे अंगारों चलती रही हाय चलती रही, लगता है कि गैरों में मैं पलती रही हाय, ले चल वहाँ जो मुल्क तेरा है, जाहिल जमाना दुश्मन मेरा है। ओ रे पिया हाय 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 ओ रे पिया ओ रे पिया। लास्ट में रोशनी लगातार चक्कर लगाते हुए घूमने जा रही थी। संजय जो कि रोशनी को देख रहा था, रोशनी के ऐसे चक्कर लगाने से उसे रोशनी की चिंता होने लगती है कि कहीं वह गिर ना जाए। अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि रोशनी का पैर हल्का डगमगाता है और वह गिरने वाली होती है कि संजय जैसी ही रोशनी को गिरता देखता है वह आगे बढ़ने वाला था कि सामने का सीन देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं।
सामने एक लड़का रोशनी को संभाले खड़ा हुआ था। रोशनी जोर जोर से सांस ले रही थी। रोशनी सर उठाकर उस लड़के को देखते हैं तो हंसते हुए ही वह मुस्कुरा देती है। वह लड़का रोशनी की केयर करते हुए कहता है, सामन का रोशनी, अभी तुम गिर जाते, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो। तुमने ये अपना टैलेंट कहाँ छुपा कर रखा था? तुम्हें तो रोज ही अपने डांस का रियाज करना चाहिए। और उसने उसे लड़की की बात सुन हल्का शर्मा जाती है। संजय, जो कि सोच रहा था कि रोशनी उसे खुद से अलग कर देगी, पर उसकी बाहों में रहकर रोशनी मुस्कुरा दे रही थी, ये देखकर ऊपर से रोशनी के ऐसे शर्माने से संजय का रहा सहा सबर भी जवाब दे गया था। संजय के हाथों की मुट्ठियां कस रहे थे। अब बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसकी रोशनी को उसे लड़की ने कैसे टच किया और रोशनी ने खुद को उसे कैसे चुने दिया। वह दोनों को गुस्से में देखते हुए रोशनी के फ्लैट की ओर चला जाता है। उसने अब सोच लिया था कि रोशनी सबक सीखना होगा। यहाँ दूसरी तरफ अनोखी अपनी कार को तेजी से भगाते हुए अस्पताल की ओर आ रही थी। उसने एक दो बार क्रिश को कॉल भी किया, पर क्रिश ने उसके कॉल का कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब तो उसे सच में लगने लगा था कि क्रिश उसे चीट कर रहा है, उसे मोना टोना के चक्कर में, और इन पिक्चर्स भेजने का वह क्रिश से जवाब लेना चाहती थी कि उसने उसके साथ यह सब क्यों किया। यदि उसे मोना से ही प्यार था तो शादी न करता। अनोखी की आंखों से हल्के हल्के आंसू बहने लगे थे। लगातार कार को ड्राइव कर रही थी। अनोखी कुछ ही देर में अस्पताल पहुंच जाती है और पार्किंग एरिया में कार पार्क कर क्रिश के द्वारा बताई गई सीक्रेट लिफ्ट में चली जाती है। क्रिश ने अनोखी के फिंगरप्रिंट्स उस लिफ्ट में ऐड कर दिए थे, जिसके जरिए अनोखी भी इस लिफ्ट का यूज कर सकती थी। अनोखी जल्दी से अपने हाथों का इंप्रेशन छोड़ उस लिफ्ट में चढ़ जाती है। कुछ ही देर में अनोखी क्रिश के केबिन के बाहर थी। अनोखी से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। वह तुरंत अंदर जाती है तो अंदर का सीन को देख उसके पूरे तन बदन में आग लग जाती है। चैप्टर 139, अनोखी के तेवर, मोना का डरना। अनोखी जैसे ही क्रिश के केबिन के डोर के पास पहुंच उसे एकदम से खोलती है तो सामने के नज़ारे को देख उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सामने क्रिश सोफे पर लेटा हुआ था। उसके ऊपर मोना उसके सीने पर नेकेड लेटी हुई थी। उन दोनों के ऊपर पतली सी चादर थी। उन दोनों को ऐसे देख अनोखी का खून खोलने लगता है और उसके हाथों की मुट्ठी बन जाती है। मोना दरवाजे के खुलने की आवाज सुन क्रिश के सीने से और चिपक जाती है। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए लेटी थी, जैसे कि वह जानती थी कि अभी दरवाजा खोल केबिन में कौन आया है। क्रिश अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा था। उससे देखकर ही पता लग रहा था कि वो बहुत गहरी नींद में है। अनोखी गुस्से से केबिन के अंदर आती है और उसके कदम सीधे सोफे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो दोनों के नजदीक पहुंच मोना को बालों से कसकर पकड़ घसीटते हुए क्रिश के ऊपर से उठा देती है। मोना, जिसे उम्मीद नहीं थी कि अनोखी कुछ ऐसा रिएक्ट करेगी, वह बिल्कुल हड़बड़ा जाती है। कुछ ही समय में वो क्रिश के सीने से जमीन तक का सफर तय कर चुकी थी। उसे तो समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। मोना, जिसने केवल अनोखी के सामने ये सब कुछ ड्रामा क्रिएट किया था, वह अपने आधे अधूरे कपड़ों में अनोखी के सामने थी। अनोखी अपनी पैनी नजरों से उसे घूर रही थी। अनोखी ने दोबारा उसके बालों से पकड़ उसे खड़ा किया और उसके बाल पकड़ अपनी मुट्ठी और कस दी। अनोखी की पकड़ इतनी जोर की थी जिससे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मोना अनोखी को ऐसे गुस्से में देख हल्का डरने लगी थी। मोना को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि अनोखी कुछ इस प्रकार रिएक्ट करेगी। उसे तो यही लगा था कि अनोखी उन दोनों को ऐसे इंटीमेट पोजीशन में देख रोते हुए उस केबिन से चली जाएगी और क्रिश से हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते को खत्म कर देगी और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। आखिर कौन ही लड़की चाहेगी कि जिससे वह प्यार करे वह उस पर चीट करे। अनोखी मोना के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। अनोखी के ऐसे करने से मोना के कान ही झन्ना गए थे, पर अनोखी अभी इतने पर ही रुकी नहीं थी। वह लगातार मोना के गालों में थप्पड़ मार रही थी। अब तक अनोखी ने 4 से 5 थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिया था, जिससे मोना के गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। अनोखी मोना को ऊपर से नीचे तक देखती है, जिसने नीचे जीन्स पहना हुआ था और उसने अपनी शर्ट को निकालकर ओनली ब्रा पहनी हुई थी, जो कि स्ट्रैप लेस सा थी। उसने जिस प्रकार प्रिटेंड किया था, यदि कोई दूर से देखता तो उसे यही लगता कि क्रिश और मोना दोनों ने ही कपड़े नहीं पहने हैं और वह सोफे पर अपने इंटीमेट सेशन को पूरा करके लेटे हैं।
पर अनोखी, जो कि क्रिश को बहुत अच्छे से जानती थी, उसने एकदम से रिएक्ट करने से पहले पूरी सिचुएशन को जानना बेहतर समझा और समझदारी से काम लिया। मोना की हालत अनोखी ने पस्त कर दी थी। अनोखी उसके गाल को पकड़कर कहती है, आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी। दोस्त दोस्त कहकर अपनी ही दोस्त को अपने इस ड्रामा में इन्वॉल्व कर रही है। मुझे तो पहले से ही तुझ पर शक था कि तू मेरे क्रिश पर अपनी गंदी निगाहें बना कर रखी है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, पर आज तूने हद पार कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्रिश को टच करने की? वह सिर्फ मेरा है। इसके साथ ही अनोखी ने एक और थप्पड़ मोना को जड़ दिया। मोना तो अनोखी को शौक होकर देख रही थी। आखिर ये लड़की किस चीज की बनी है? इससे क्रिश के ऊपर इतना भरोसा कैसे हो सकता है? उसने तो ये पूरा प्लॉट जानबूझकर तैयार किया था कि अनोखी उसके बिछाए जाल में फंस जाए, पर यहाँ उल्टा ही था। अनोखी ही उस पर भारी पड़ रही थी। अनोखी के ऐसे बदलते तेवर को देख मोना की सिटी पिटी गोल हो रही थी। अनोखी ने मोना की हालत इतनी खस्ता कर दी थी कि वह बस चाहती थी कि अनोखी उसे एक बार छोड़े और वह यहाँ से भाग जाए। अनोखी उसके बालों पर और अपनी पकड़ कसते हुए जोर से खींचती है, जिससे मोना की चीख निकल जाती है। मोना की ऐसी चीख सुनकर अनोखी तिरछी मुस्कान से एक जोरदार थप्पड़ और उसके गाल पर गिरते हुए कहती है, यू ब्लडी बीच, अब अगर तू दोबारा क्रिश के आसपास भी नजर आए तो अभी तो मैं तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ। दोबारा गलती करने पर तेरी बॉडी तक तेरे घर वालों को नहीं मिलेगी। ऐसी जगह भेजूंगी कि सारा प्यार का खुमार ही निकल जाएगा। तू जानती नहीं है मैं क्या चीज हूँ, इसलिए जितना हो सके उतना क्रिश से दूर रहना चुड़ैल। और आज के बाद अगर तू उसके साथ चिपकती हुई नजर आई तो तेरा वह हाल करूंगी कि अपना चेहरा आईने में देखकर डरेगी। इसके साथ ही अनोखी झटके से उसे खुद से दूर कर देती है। चल निकल इधर से। अनोखी के ऐसे छोड़ने पर मोना पीछे हो गिरने को होती है। वह खुद को संभाल जल्दी से भागने लगती है। अनोखी एकदम से उसके सामने आ जाती है। वापस से अनोखी को सामने आने से मोना हड़बड़ा जाती है। अनोखी उसे रोकते हुए नीचे गिरे उसके कपड़ों को उठाने कहती है। अनोखी की बात मान मोना जल्दी से अपने कपड़े उठाती है और उस रूम से भाग जाती है। कोई भी अगर मोना को ऐसे भागते हुए देखता तो सबको यही लगता कि जैसे उसने किसी भूत को देख लिया है। आज उसको सच में अपनी नानी याद आ गई थी। अनोखी ने जो उसका हाल किया था, लगातार थप्पड़ों से उसके गाल बिल्कुल फूल गए थे। आज अनोखी में उससे सच में यमराज नजर आ रहे थे। अनोखी को इतना गुस्सा आ रहा था मोना के ऊपर कि उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वह आज उसका यही मर्डर कर देती। अनोखी अपने गुस्से से यहाँ वहाँ टहल रही थी कि उसकी नज़र क्रिश के ऊपर जाती है, जो कि इन सब से अनजान सोया हुआ था। उसके गले पर हल्के लिपस्टिक के निशान थे, जिन्हें देख अनोखी की मुठ्ठियां कस जाती हैं। अनोखी मन में कहती है, जरूर यह सब उस चुड़ैल ने ही किया होगा। इसको बस मौका चाहिए मेरे क्रिश से चिपकने का, और यह बेहोश के जैसे सोया हुआ है। कैसे पता नहीं चला इसे कि कोई इसकी बॉडी के साथ क्या क्या कर रहा था? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। अनोखी गुस्से से क्रिश ऊपर आ जाती है और सोफे में उसकी कमर में बैठ एक झन्नाटेदार चांटा क्रिश के मुंह पर मारती है। क्रिश, जो कि काफी गहरी नींद में सोया हुआ था, किसी के ऐसे एकदम से मारने से वह हड़बड़ा जाता है और झटके से उठता है। अनोखी, जो कि उसके ऊपर ही बैठी हुई थी, उसे अपनी बॉडी में भार महसूस होता है। क्रिश अपनी आंखें खोल जैसे ही सामने देखता है तो अनोखी उसके छाती पर काली माता का रूप लेकर बैठी हुई थी। अनोखी के ऐसे खतरनाक एक्सप्रेशन वाले चेहरे को देख वह एकदम से डर जाता है। अनोखी गुस्से में काफी भयंकर लग रही थी, जिससे क्रिश की तो सिटी पिटी ही गोल हो जाती है। उसे तो यही लग रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया जिससे अनोखी इतने गुस्से में है। अनोखी के ऐसा करने से क्रिश की सारी नींद गायब हो गई थी। वह जैसे ही खुद के ऊपर अनोखी की पकड़ महसूस करता है तो उसकी नज़र अपनी बॉडी पर जाती है, जो कि हाफ नेकेड थी। अपनी बॉडी को ऐसे हाफ नेकेड देख वह थोड़ा आश्चर्य से अनोखी को देखता और कहता है, क्या तुम खुद को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर सकती? मेरे सोने के बाद भी तुम मेरा फायदा उठा रही थी। क्रिश की ऐसी बात सुन अनोखी एक दूसरा थप्पड़ उसके मुंह पर फिर से मार देती है। अनोखी के ऐसे लगातार थप्पड़ मारने से क्रिश चीख जाता है और चीख के कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम लगातार मुझे मारे क्यों जा रही हो? आखिर तुमने काम ही ऐसा किया है, मार खाने वाला तुम्हें तो जूते से मारना चाहिए, अनोखी ने कहा। अनोखी के ऐसे बोलने से क्रिश फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वह फ्रस्ट्रेशन में कहता है, आखिर तुम पूरी बात बताओगी कि आखिर हुआ क्या है?
या ऐसे ही काली बनकर मेरी छाती पर बैठी रहोगी? पर अनोखी के अगले मूव को देख कृष की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। चैप्टर 140 बाइट किस मीनिंग ऑफ रियल लव। कृष अभी अनोखी से यह बोल ही रहा था कि अनोखी कृष को अपनी पैनी नजरों से देखती है। अनोखी की ऐसी नजरों को देख कृष को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जो अनोखी ऐसे रिएक्ट कर रही है। वह दोबारा अनोखी से पूछता है, तुम बताओगी आखिर हुआ क्या है, या ऐसे ही अपने तीखे नैन नक्शों से मुझे घूरती ही रहोगी? कृष की बात सुन अनोखी कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है। अब कृष फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, उसकी फ्रस्ट्रेशन चेहरे से दिख रही थी कि आखिर इसे हो क्या गया है। कृष आगे कुछ बोलता पर ये क्या। अनोखी के अगले मूव को देख वह शॉक रह जाता है। अनोखी ने उसके गले में जोर से बाइट कर लिया। ये वही जगह थी जहां पर मोना ने कृष को किस किया था और उसके लिपस्टिक के निशान थे। अब भाई अनोखी ये कैसे बर्दाश्त कर लेती, उससे ये बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था कि उस मोना चुड़ैल ने उसके कृष को यहाँ टच किया। इसलिए अनोखी ने उस जगह पर इतनी जोर से बाइट कर लिया। कृष जो कि शॉक के कारण कुछ बोल नहीं रहा था, अनोखी के जोर से बाइट करने से अब उसे दर्द महसूस होता है, बहुत तेज चिल्ला उठता है। अनोखी मन भर कर उस जगह पर काट लेने के बाद ही अनोखी ने उस जगह का छोड़ा और अपने हाथों की मदद से अपने लिप्स को पोंछती है। कृष जो कि अनोखी को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कृष अनोखी को कोसते हुए मन में बोलता, पता नहीं किस पिशाचनी से प्यार कर लिया है, जब देखो शिकायतों से खून चूसती रहती, पर आज तो सचमुच में चूस लिया। हाय हाय क्या करूं मैं। वह अपने हाथ से उस जगह को टच करता है जिस पर अनोखी के दांतों के निशान बने हुए थे। कृष को भले ही वह जगह दिख नहीं रही हो, पर टच करने से उसे महसूस हो रहा था कि अनोखी ने बहुत जोरदार बाइट की है, जिसके कारण या तो वहां से खून निकलने लगा होगा या तो गहरा निशान पड़ गया होगा। कृष अनोखी को एक झटके में पकड़ अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता है और अनोखी के ऊपर आ जाता है। अनोखी कृष के नीचे आ जाती है जिससे वो कसमसाने लगती है। कृष के ऐसा करने से अनोखी जो कि अपने कारनामे पर खुश हो रही थी, वह अब हल्का घबरा जाती है, क्योंकि कृष की नजरों में जो शरारत दिख रही थी वह अनोखी काफी अच्छे से समझ पा रही थी। कृष बिना देर किए अपने लिप्स को अनोखी के लिप्स से जोड़ देता है और उसके लिप्स को काटते हुए शक करने लगता है। अनोखी जो कि कृष के ऐसे एग्रेसिव किस करने से अपने पैर सोफे पर रगड़ने लगती है, पर कृष था कि रुकता ही नहीं। उसने अपने नीचे अनोखी को दबोच लिया था और अनोखी के हाथों को उसने बहुत कसकर पका हुआ था, जिससे अनोखी उससे छूट नहीं पा रही थी। कृष लगातार उसके लिप्स पर काटते हुए किस किया जा रहा था। जब कृष मन भरकर अनोखी से बदला लेता है तो वो अनोखी को लास्ट में सॉफ्टली किस कर छोड़ता है, तो वह हौंफते हुए अनोखी की तरफ देखता है जो कि अपनी सांसों को संभालने में लगी हुई थी। अनोखी कृष को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। कृष हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, टिट फॉर टैट, तुमने मुझे गले में काटा, मैंने तुम्हारे होठों पर काटा, मेरा बदला पूरा हुआ। फिर कृष अनोखी के ऊपर से उठकर सोफे पर बैठ जाता है और अनोखी को एक हाथ से पकड़ अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है। वह अनोखी की पीठ में हाथ फिर आते हुए उससे प्यार से पूछता है, अब बताओ कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो और तुमने यह मेरा हाल क्या बना रखा है। कृष के ऐसा पूछने पर अनोखी मुंह बनाते हुए कहती है, ये जो हाल तुम्हारा बना हुआ है यह मैंने नहीं बनाया, एक चुड़ैल थी जो कि तुम्हारे ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहती थी, उसे मैंने भगाया है। अनोखी की ऐसी गोल गोल बातों को सुनकर कृष उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, प्लीज मेरी जान, क्या तुम इन बातों को गोल गोल घुमाने की जगह मुझे डायरेक्टली बताओगी कि आखिर चल क्या रहा है और तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। यह वक्त तो तुम्हारे कॉलेज में होने का है। कृष की बात सुन अनोखी अपने मोबाइल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। उसका मोबाइल सोफे के नीचे पड़ा हुआ था। कृष ने अनोखी को एक झटके में खींचा था जिससे उसका मोबाइल उसकी जेब से निकलकर नीचे गिर गया था। अनोखी को यहाँ वहाँ कुछ ढूंढता देख कृष उससे पूछता है, क्या ढूंढ रही हो। वह हल्का झुककर अपने मोबाइल को उठाती है और जो फोटोज मोना ने उसे भेजी थी वह कृष के सामने करती है। कृष जैसे ही उन फोटोज को देखता है उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। उसके चेहरे से देखकर ही लग रहा था वह कितने गुस्से में है। उसकी पकड़ अनोखी के ऊपर कसी हुई थी, जैसे कि वह डर रहा हो कि कहीं अनोखी ने इन फोटोज पर बिलीव तो नहीं किया।
क्रिश की ऐसी पकड़ अपनी कमर पर महसूस कर अनोखी जैसे ही क्रिश के चेहरे की तरफ देखती है तो उसे क्रिश की आंखों में उसे खो देने का डर दिखता है। वह क्रिश के उस हाथ को हल्का सहलाते हुए कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इन फोटोज पर बिलीव नहीं किया। अनोखी की बात सुनकर क्रिश उसकी तरफ देखता है और वह उसके माथे को चूमते हुए कहता है, थैंक यू अनोखी, तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया। अनोखी के ऐसा कहने पर क्रिश को ऐसा लग रहा था कि अनोखी ने उस पर कितना बड़ा एहसान कर दिया है। वह नहीं चाहता था कि वह अपने इस प्यारे रिश्ते को इन छोटी मोटी गलतफहमियों के कारण खो दे। फिर मोना का सोचकर उसे वापस से गुस्सा आने लगता है, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने ऐसी घटिया हरकत करने की सोची भी कैसे। क्रिश की बात सुनकर अनोखी हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब वह तुम्हारे आसपास भी नहीं भटकेगी। जो मजा आज मैंने उसे चखाया है जिंदगी भर वह भूलने वाली नहीं है। अनोखी की बात सुन क्रिश अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहता है, ऐसा क्या कर दिया है तुमने। अनोखी क्रिश को उसके केबिन में आने से लेकर मोना के जाने तक की पूरी बात बता देती है। अनोखी की पूरी बात सुन क्रिश को मोना के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, पर अनोखी की समझदारी को देख उसे अच्छा भी लग रहा था। प्यार में एक भरोसा ही बहुत बड़ी चीज होती है, यदि वह भरोसा नहीं रहता तो कितना ही सच्चा प्यार क्यों ना हो उसमें दरार पड़ ही जाती है। और आज अनोखी ने वह भरोसा दिखाकर अपनी और क्रिश के रिश्ते को बचा लिया। क्रिश को आज अनोखी की समझदारी पर बहुत प्यार आ रहा था। वह अनोखी के चेहरे को पकड़ उसे किस करने लगता है। अनोखी जो कि उससे बड़ी ही खुशी के साथ सारी बात बता रही थी। क्रिश के ऐसा करने पर वह चौंक जाती है। क्रिश बहुत ही प्यार से उसके लिप्स पर किस कर रहा था। क्रिश के ऐसा किस करने पर अनोखी के भी अरमान जागने लगते हैं। वह क्रिश के गर्दन के पीछे हाथ डाल उसके बालों को सहलाते हुए क्रिश के किस में इन्वॉल्व हो उसका रिस्पॉन्स करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को एक प्यासे के जैसे किस कर रहे थे। उनके होंठ एक रिदम में एक साथ चल रहे थे, होठों की आवाज पूरे शांत कमरे में गूंज रही थी। दोनों काफी पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहे थे, जैसे कि दोनों ही अपनी तड़प को शांत कर रहे हैं। यहाँ दूसरी तरफ रोशनी के अपार्टमेंट में रोशनी अपने डांस के सेशन को खत्म कर बहुत ही खुशी के साथ अपने अपार्टमेंट की ओर अपने नेवर के साथ रूम की ओर जा रही थी। दोनों बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे। आज पहली बार संजय से मिलने के बाद वो पहली बार ऐसा खुलकर मुस्कुराई थी। अब सच में वो पहली बाली रोशनी लग रही थी। उसके बाजू में रहने वाला नेवर उसके साथ काफी कैजुअल हो चुका था। उसके ऐसे मिलनसार नेचर के कारण ही रोशनी उससे खुलकर बातें कर पा रही थी। यार रोशनी, मुझे पता ही नहीं था कि तुमको इतना अच्छा क्लासिकल डांस आता है। आखिर तुमने इस हुनर को कहाँ छुपा कर रखा है। मुझे तो लगता है तुम्हें किसी कंपनी में काम करने की जगह अपने डांस को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। तुम सच में एक बहुत अच्छी डांसर हो। अपने नेवर की बात सुन रोशनी हल्का शर्मा जाती है और शर्माते हुए कहती है, ऐसी बात नहीं है, मेरा बस ये शौक है, बाकी मेरा एम तो बिजनेस वूमेन बनना है। ये सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड अपने शौक के लिए करते थे, उसके साथ रहकर ही मैंने एक क्लासिकल डांस सीखा है। ओह ग्रेट। दोनों ही रोशनी के अपार्टमेंट के दरवाजे के पास खड़े बातें कर रहे थे। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद रोशनी अपने अपार्टमेंट का गेट खोल अंदर आ जाती है। पूरे घर में इस समय अंधेरा था। वह दरवाजे को अंदर से बंद कर जैसे ही लाइट जलाने वाली थी, उसे अपने पीछे से किसी की हल्की आहट होती है। वह जैसे ही मुड़ने वाली थी, उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांस फील होती है। उन सांसों को महसूस कर जो रोशनी अभी अपने पहले वाले रूप में आ गई थी और मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसे अपने कानों में एक भारी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसकी बॉडी कांप जाती है। बहुत चिंता है उसे तुम्हारी, कहीं उसकी जरूरतों का ख्याल तुम मेरे पीठ पीछे तो नहीं रख रही। इतनी करीबी अच्छी नहीं है, जाने मन लगता है तुम भूल गई हो, मेरी शर्तों को याद दिलाना पड़ेगा। ये सब संजय ने दांत पीसते हुए कहा था। संजय की ऐसी बातें सुन उसे संजय से घिन आ रही थी कि वह उसके बारे में ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकता है। उसने उसकी लाइफ पहले ही नरक बना कर रखी थी। 2 पल जो उसे खुशी के मिले थे वह भी संजय से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। अभी रोशनी यह सब सोच ही रही थी कि संजय की आगे की बात सुन उसके तन बदन में आग लग जाती है। बहुत एंजॉय कर रही थी तुम उसका छूना, क्या वह तुम्हें उसका छूना इतना खुशी देता है। मुझसे भी ज्यादा बोलो, कहाँ कहाँ छुआ है उसने तुम्हें, यहाँ पर या यहाँ पर। संजय उसकी बॉडी के पार्ट्स पर हाथ रखते हुए कह रहा था।
संजय की ऐसी सोच पर रोशनी को उससे घिन के साथ साथ नफरत हो रही थी कि जो इंसान खुद दूसरी लड़कियों को खिलौने के जैसे समझता है आज वह रोशनी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा है जिसका खुद का कैरेक्टर नहीं है। अभी रोशनी यह सब सोच ही रही थी कि संजय उसके दुपट्टे को कमर से खोलते हुए अलग कर देता है। संजय के ऐसा करने से रोशनी की पूरी बॉडी कांप जाती है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।